स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक डायमेंशनल शूटिंग स्टार आकर पृथ्वी से इम्पैक्ट किया था, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले कई सारे जीव म्यूटेट होकर बीस्ट में बदल गए थे और वो लोग पृथ्वी पर हमला करके मैनकाइंड को खत्म करने लगे थे। लेकिन उस डायमेंशनल शूटिंग स्टार से सिर्फ कुछ जीव बीस्ट में ही नहीं बदले थे, बल्कि कुछ ह्यूमन को पावर भी मिला था, जिसे फ्लक्स एनर्जी कहते हैं। फ्लक्स एनर्जी दो तरह का होता है, या तो कोई फ्लक्स एनर्जी किसी पर्सन को बहुत ही पावरफुल बना देता है, या सिर्फ नॉर्मल पर्सन के जैसे ही रहता है। अब कहानी की शुरुआत होती है और बताया जाता है कि डार्क ईयर के पहले साल से ही ह्यूमन जाइंट बीस्ट से भरे हुए दुनिया में रह रहे थे। भाग्य ही सब कुछ डिसाइड करता था। जो लोग अपना फ्लक्स एनर्जी को जगा लेते थे, लोग उन्हें काफ़ी एडमायर करते थे, और वो लोग जो फ्लक्स एनर्जी को सेंस कर पाते हैं बट गेन नहीं कर पाते हैं, वो लोग अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करके एकदम केयर फ्री लाइफ जीते हैं। और उन लोगों के लिए जो लोग ऑर्डिनरी जन्म लेते हैं, वो तो सिर्फ इसके बाद हमारे एमसी को दिखाते हैं, जो एक 18+ गेम देखकर कह रहा होता है क्या ये एक नया गेम है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं खेला है। अब एमसी के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ली यूनमू एक हाई स्कूल स्टूडेंट और नॉन फ्लक्सर है। तभी वहाँ पर कई सारे फ्लक्सर गाड़ियों से आना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखने के लिए सभी लोग भीड़ लगाने लगते हैं। ये देखकर यूनमू को जलन हो रही होती है और वो कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, गेम तो उनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तभी गेम वाली लड़की उसे बुलाने लगती है, इसलिए वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। सिस्टम उसे उसका हाथ वाले निशान पर रखने के लिए कहता है, और जैसे ही यूनमू वहाँ पर अपना हाथ रखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका हाथ अंदर खींचा जा रहा है। और तभी गेम का सिस्टम उससे कहता है कि इंडक्शन प्रोसेस पूरा हो गया है और शैडो सिस्टम ऑफिशियली लॉन्च होता है। यूनमू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या शैडो सिस्टम। तभी यूनमू देखता है कि उसका शैडो में से कुछ मूव हो रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाता कि तभी उसका शैडो से एक बंदा बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर यूनमू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये बंदा अभी अभी मेरे शैडो से निकला है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि शैडो मटेरियलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल सिस्टम को इनहेरिट करने के लिए कांग्रेचुलेसन। और सिस्टम जो भी तुम्हें टास्क देगा, अगर तुम उसे कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, जिसे तुम एक्सपीरियंस पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये भी बताते हैं कि शैडो को सिर्फ उसका यूजर ही देख सकता है, और अपने शैडो से होस्ट अपना टास्क पूरा करवा सकता है। उसे देखकर यूनमू कह रहा होता है तो ये मेरा ही शैडो है, इसे तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और अपनी इमेजिनेशन में खोने लगता है कि ये सिस्टम उस गेम से निकला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मेरा रिवॉर्ड बहुत सारी लड़कियां तो नहीं है ना। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और देखने लगता है कि सबसे पहले कौन सा टास्क है। पहला टास्क होता है अपने शैडो को एक चींटी को मारने के लिए भेजो, जीतने पर एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। इसलिए वो अपने शैडो को भेज देता है, जो कि चींटी का साइज का होकर ही उससे फाइट करने लगता है। और वो वहीं पर बैठकर उसे फाइट करते हुए देखकर कह रहा होता है तो मेरा शैडो ऐसे भी फाइट कर सकता है। तभी उसका शैडो उस एंड को एलिमिनेट कर देता है। इसलिए सिस्टम उससे पूछता है कि क्या तुम रिवॉर्ड रिसीव करना चाहते हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो रिवॉर्ड को रिसीव करता है, वो फ्लक्स एनर्जी को फील करने लगता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, और वो बहुत खुश हो जाता है कि वो फ्लक्स एनर्जी को फील कर पाया है। इसका मतलब उसके पास चांस है एक फ्लक्सर बनने का। इसलिए यूनमू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी मम्मी को खुशखबरी देने जाने लगता है। और रास्ते में सभी लोग उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि लगता है कि इसे अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर इसके फैमिली के साथ क्या हुआ है। दूसरी कहती है ऑफ कोर्स नहीं तो ये अपने घर जाता ही नहीं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है, कम से कम अपने आसपास का जगह को तो देख लिया होता। वहीं पर यूनमू अपने घर जाकर अपनी मदर से कहने ही वाला होता है कि मैं सक्सेसफुली ये बात वो पूरा करते हैं कि तभी वो देखते हैं कि फ्लक्सर्स और गार्ड वाले उसकी मदर को पकड़े हुए हैं। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी मदर उसे वहाँ से भागने के लिए कह रही होती है, और इससे पहले कि यूनमू भागने का मतलब समझ भी पाता कि तभी एक पुलिस वाला आकर उसे पकड़कर पटक देता है और उसके सर पर गन तान देता है। यूनमू पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो। मेन ऑफिसर कहता है कि जब तुम्हारे फादर एक मिशन पर थे तभी वो वहां से भाग गया था, जिससे हमारा पूरा टीम मारा गया, और हम उसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मेरे फादर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे फादर जो कि डेस्परेटली लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं भाग कैसे सकते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है ज्यादा पगलाओ मत, ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तभी यूनमू उसके हाथ से गन छीन लेता है और कहता है कि मेरे फादर भगोड़े हो ही नहीं सकते हैं, मेरी मदर को अभी कभी छोड़ो वरना। मेन ऑफिसर कहता है कि सिर्फ सेंसर, यानी कि जो फ्लक्स एनर्जी को फील कर सकते हैं या फिर सेंस कर सकते हैं, वही उस गन को चला सकता है। चलो अब अच्छे बच्चे बनो और गन हमें दे दो। यूनमू कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। ये बोलकर वो गन चलाने लगता है, जिसमें से एक एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर कुछ लोग डर जाते हैं कि वो तो एक सेंसर है, जल्दी से उसे रोको। लेकिन उससे पहले कि वो लोग उसे रोक पाते, वो गन चला देता है और वो गोली उस मेन ऑफिसर को लगने ही वाला होता है, लेकिन वो ऑफिसर उस गोली को पकड़ लेते हैं। ये देखकर यूनमू कहता है तो ये है फ्लक्सर का पावर। मेन ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक सेंसर होगे। अब हमारे पास तुम्हें अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे मदर को लेकर जा रहे हैं।
यूनमू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा और मेरे फादर इनोसेंट हैं। तभी उसकी मदर कहते हैं कि ली भूल जाओ उसे और इनकी बात सुनो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम फ्लक्स एनर्जी को सेंस कर सकते हो, बट मैं और तुम्हारे फादर तुम्हें ग्रो होते हुए नहीं देख सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, और हाँ, फ्यूचर में अपना ख्याल रखना। तभी मेन ऑफिसर उससे कहते हैं कि आई बिलीव कि तुम्हारे फादर इनोसेंट हो, लेकिन चीज़ें तो एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना फ्लक्स एनर्जी को जगाओ। ये बोलकर वो लोग उसकी मदर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद यूनमू को दिखाते हैं जो अपने फादर की किताब देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही वीक बच रहा है। फ्लक्स एनर्जी अवेकनिंग टेस्ट अगले शुक्रवार को है और ये साल में एक ही बार होता है। अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी। और वो सिस्टम से पूछता है कि मुझे फ्लक्स एनर्जी जगाने के लिए और कितना एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। सिस्टम बताता है कि इसके लिए आपको 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होगा। होस्ट का इंडक्शन पावर भी एक्सपीरियंस पॉइंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सुनकर वो पूछता है तो क्या जगाने के लिए 1 लाख चींटियों को मारना जरूरी है, वो भी 1 वीक के अंदर? सिस्टम कहता है कि सिस्टम ऑटो हैक मोड ऑन कर सकता है, जिससे सब कुछ अपने आप ही होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर वो कहता है तो इसका मतलब मेरा शैडो अपने आप ही जाकर मॉन्स्टर को मार सकता है। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से ऑटो हैक मोड ऑन कर दो। इसलिए उसका शैडो उसका सभी टास्क पूरा करने चला जाता है और वहीं पर बैठे बैठे यूनमू कह रहा होता है बट शैडो अकेले कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मुझे भी आने वाले 7 दिनों में लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे मैं और ज़्यादा फ्लक्स एनर्जी को जगा सकूँ। और अपने फादर का किताब देखकर कहता है कि इस बार मैं आपको जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद 1 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर उनके स्कूल के उनके टीचर उनसे कह रहे होते हैं कि आज फाइनली तुम लोगों के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन आ चुका है। अगर तुम लोग अनअवेकन पर्सन हो तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग काफ़ी मेहनत करके सोसाइटी का एक यूजफुल पर्सन बनोगे। अगर तुम एक सेंसर हो तो तुम गार्ड आर्मी ज्वाइन करके डायमेंशनल बीस्ट से फाइट करोगे और एक नोबल गार्ड आर्मी बन जाओगे। लेकिन अगर तुम फ्लक्स एनर्जी अवेकन कर लेते हो तो तुम एक हीरो बन जाओगे जिससे हजारों लोग एडमायर करेंगे। लेकिन हमारे सिटी में आज तक कोई भी अवेकन नहीं हुआ है। लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग फ्लक्सर हो, सेंसर हो या फिर एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। मुझे यानी कि तुम्हारे टीचर को फिर भी तुम सभी लोगों पर गर्व है। तभी वहाँ पर यूनमू दौड़ते हुए आकर कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। इसके बाद उनका टेस्ट शुरू हो गया होता है जिसमें अभी तक किसी का भी अवेकन नहीं हुआ होता है। और वहीं पर यूनमू हांफते हुए कह रहा होता है कि मैंने ऑलमोस्ट अपना लास्ट क्लास मीटिंग मिस कर ही दिया था। और वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से बहुत ही कम लोग हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि कुछ लोग टेस्ट से पहले ही हार मान चुके हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है ओ ये तो ली यूनमू है ना, मुझे तो लगा था कि तुम हार मान चुके होगे, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। इस बंदे का नाम क्वान फे होता है जो कि जिफेंग सिटी यानी कि इसी सिटी का अमीर बिजनेसमैन का बेटा होता है। और उसके साथ उसके दोस्त आकर बकना शुरू कर देते हैं कि पूरे सिटी को पता है कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि फ्लक्सर किसी तरह का कोई मजाक है जो कोई भी बन सकता है? एक कहता है कि मैंने सुना है कि इसके फादर एक भगौड़े हैं। मैं ही बेवकूफ़ था जो कि ये जानने के बाद कि इसके फादर आर्मी में है इसका दोस्त बनना चाहता था। तभी वहाँ पर यूनमू का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम झांग काई होता है आकर कहता है कि तुम तो यूनमू से जलते हो क्योंकि उसका रिलेशनशिप स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की के साथ है। निकलो यहाँ से और कहीं और जाकर अपना जेलेसी दिखाना। और सभी लोगों पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग भी इनोसेंट नहीं हो। जब उसके फादर अरेस्ट नहीं हुए थे तब तुम सभी लोग यूनमू के आगे पीछे घूमते रहते थे और अब तुम लोग अपना असली रूप दिखा रहे हो। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और क्वान फे बड़बड़ा रहा होता है कि तुम ज़्यादा देर तक ये कॉन्फिडेंट नहीं रख पाओगे। वहीं पर यूनमू उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। काई कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे फादर कैसे हैं? यूनमू कहता है कि ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, वो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन में ही है। चलो चलकर लाइन में लग जाते हैं, जल्दी ही हमारा टर्न आने वाला है। तभी वहाँ पर लिन ली स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की जो कि यूनमू के बचपन की दोस्त भी है आकर उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर स्पेसिफिकली मेरे ही टेस्ट देखने आए हो? तभी काई उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यूनमू उससे कहता है कि यहाँ पर मैं अपना टेस्ट देने के लिए भी आया हूँ। लिन कहती है मैंने तुम्हारे फादर के बारे में सुना, मुझे पता है कि ये सही वक्त नहीं है कहने का, बट मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने फ्लक्स एनर्जी को सेंस किया था। यूनमू पूछता है तो? लिन कहती है मुझे पता है कि ये बोलना थोड़ा सा सेल्फिश है, बट मैं फिर भी हाई डायमेंशनल वर्ल्ड में एंटर करना चाहती हूँ जहाँ पर लोगों को जाने का सपना होता है। मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 50% ही चांस है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर यूनमू वहाँ से जाने लगता है और सोच रहा होता है कि ये सभी लोग मेरे फादर के रेपुटेशन के कारण ही मेरे दोस्त बने थे और क्लासमेट्स मेरी प्रशंसा करते थे और ये सो कॉल्ड चाइल्डहुड स्वीट हार्ट और ये सभी दोस्तों और क्लासमेट्स का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। शायद वो लोग शुरू से ही मुझे नीची नजरों से देखते थे। तभी लिन उससे आवाज़ लगाती है, इसलिए वो कहता है मैं समझ गया और मैं तुम्हें तुम्हारे टेस्ट के लिए गुड लक विश करता हूँ। ये बोलकर वो लाइन तोड़कर वहाँ से जाने लगता है और अगला नंबर क्वान फे का होता है और वो अपना हाथ रखने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर यूनमू आकर उसे उठाकर फेंक देता है। ये देखकर क्वान फे चिल्लाने लगता है कि तुम लाइन क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है
कि तुम्हारे फादर तुम्हें बचा सकते हैं। यूनवू कहता है क्यों? क्योंकि मैं एक फ्लक्सर बनने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपना हाथ वहाँ पर रखता है और जैसे ही वो वहाँ पर अपना हाथ रखता है वहाँ पर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखकर सब लोग थोड़े से हैरान हो रहे होते हैं कि इसने तो सच में पूरा अवेकन कर लिया है और वो क्वान फे को डरा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर काई आकर कहने लगता है कि तुमने तो सच में कर ही दिया, अब कोई भी तुम्हें नीची नज़रों से नहीं देखेगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर यूनवू से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस स्कूल के पास भी ऐसा कोई टैलेंटेड बंदा है जो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन का यूज किए फ्लक्स एनर्जी को अवेकन कर सकता है। और उसे एक बैच देते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा फ्लक्सर का बैच, अब से तुम वो सभी प्रिविलेज और ट्रीटमेंट रिसीव करोगे जो कि फ्लक्स डिसिप्लिन को अलायंस द्वारा दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम जीफेंग सिटी की तरफ से 1 महीने के अंदर हमारे ऑफिस क्लाउड फोर्ट में आकर खुद को रजिस्टर करा लोगे, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर यूनवू कह रहा होता है कि आखिर वो बुढ़ा कौन था। तभी काई उसका गाल खींचने लगता है, इसलिए यूनवू उसे छोड़ देने के लिए कहने लगता है। वहीं पर लिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो उसके पास जाकर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन यूनवू उसका साइड से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमसे ये कहना थोड़ा सा सेल्फिश होगा, बट मैं फिर भी हाई डायमेंशनल वर्ल्ड में एंटर करना चाहता हूँ जहाँ पर जाने का लोगों का सपना होता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो उसे देखते ही रह जाती है। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूनवू अपनी मदर से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही होती है क्या सच में तुम एक फ्लक्स डिसिप्लिन बन गए हो, और उसे उसका डैड के बारे में बताती है कि वो अब मुसीबत से बाहर है और उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और तुम मेरी चिंता मत करो और अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वहीं पर यूनवू उस बैच को देखकर कह रहा होता है तो यही वो फ्लक्स डिसिप्लिन का बैच है जिसे पाने के लिए लोग सपना देखते हैं। दरअसल फ्लक्स डिसिप्लिन का बैच 4 डायमेंशनल स्टोरेज स्पेस और वर्चुअल डायमेंशनल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए वेरिफिकेशन का जैसे यूज किया जाता है। अब जब उसके पास वो बैच होता है इसलिए वो वहाँ पर एंटर कर सकता है, इसलिए वो उस वर्ल्ड में एंटर करने का कमांड देता है। सिस्टम सबसे पहले बैच से उसका वेरीफाई करता है और जब वेरीफाई हो जाता है तो उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है, लेकिन वो वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करने के बजाय कहीं और ही चला जाता है और उसे वहाँ पर 2 पुतले दिखते हैं। वो देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी वहाँ पर एक टेडी बियर दौड़ते हुए आता है। उसे देखकर वो सोच रहा होता है अब ये कौन है। वो कहता है हेलो, मैं तुम्हारा नेविगेटर हूँ, तुम मुझे पेड्रो बुला सकते हो, और उसे वहाँ के बारे में बताने लगता है कि ये वर्चुअल डायमेंशनल वर्ल्ड है जहाँ पर तुम कई सारे डायमेंशनल टेक्निक और कॉम्बैट स्किल सीख सकते हो और ये तुम्हारे जैसे प्रैक्टिशनर के लिए अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। और आगे उससे कहता है अब तुम दोनों अपना वर्चुअल अवतार को तैयार कर लो। यूनवू कहता है 2, बट मैं तो अकेला ही हूँ। वो कहता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा फनी हो। वो शैडो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम लोग तो ऑब्वियसली 2 लोग हो। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि वर्चुअल वर्ल्ड शैडो को एक अलग ही पर्सन डिटेक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शैडो करंट स्पेस के रिस्ट्रिक्शन से इम्यून है। तभी वो दोनों खुद को तैयार कर लेते हैं और खुद को देखकर कह रहा होता है कि इतना बुरा भी नहीं है। पेड्रो कहता है अब जब तुम दोनों रेडी हो ही चुके हो तो मैं तुम लोगों को ऑफिशियली वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर चलता हूँ। ये सुनकर वो कहता है क्या अभी? ये बात वो पूरा करता कि तभी वो तीनों नीचे गिरने लगते हैं, जिसमें से सिर्फ यूनवू ही चिल्ला रहा होता है और कुछ देर के बाद उससे वहाँ पर कुछ लाइट दिखती है और वो लोग वर्चुअल वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर सेफली लैंड करते हैं। वहाँ पर पहुँचकर वो अपने आसपास देखकर यूनवू चिल्ला रहा होता है कि ये तो ऑसम है। पेड्रो बताता है कि यहाँ पर टाइम 3 गुना स्पीड से बीतता है, इसका मतलब तुम यहाँ पर अगर 3 दिन बिताते हो तो रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 ही दिन बीतेगा, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोग ऑर्डिनरी लोगों से ज़्यादा टाइम यूज कर पाते हैं। तभी कुछ लोग एक स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो किसी ने गूगले को चैलेंज किया है। वो देखता है कि वहाँ पर फाइट चल रही है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी पेड्रो उसे बताता है कि ये डायमेंशनल बैटल फील्ड है, यहाँ का वर्चुअल बैटल सिस्टम तुम्हारे रियल वर्ल्ड का फाइट करने का एबिलिटी को 100% रेप्लिकेट कर सकता है, जिससे लोग अपने फाइटिंग स्किल का यहाँ पर दिखावा करते हैं और लोगों से कम्पीट करते हैं। ये सुनकर यूनवू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी चल रहा हूँ। वो पूछता है क्या तुम जाना चाहते हो? वो कहता है ऑफ कोर्स मैं चलना चाहता हूँ। इसलिए पेड्रो उसे वहाँ पर भेज देता है, जहाँ पर यूनवू एक बैटल फील्ड में पहुँच जाता है और उसके हाथ में एक गन और दूसरे हाथ में एक सोर्ड आ जाती है। ये देखकर वो कहता है ये अचानक क्यों आ गया, लेकिन तभी अचानक उस पर उसका अपोनेंट एरो से हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से उससे बच जाता है। तभी वहाँ पर उसका अपोनेंट आकर कहता है कि आज लकी डे है मेरा, लगता है कि मैं किसी रूकी से मिल गया हूँ जो कि यहाँ पर पहली बार आया है। और उससे कहता है तुम्हारा फर्स्ट बैटल में ही तुम मेरे साथ मैच हो गए हो, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारा लक बहुत ही ख़राब है। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर से उसे डॉज करके एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। ये देखकर उसका अपोनेंट कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम छुप कर सेफ रहोगे? छुपने के बजाय तुम जल्दी से इनिशिएटिव लेकर बाहर निकलो और मुझे ये गेम खत्म करने में मेरा हेल्प करो। और वो आगे कुछ और बोल ही पाता कि तभी यूनवू उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है
क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? ये देखकर वो कहता है कि मैं केयरलेस हो गया था और तभी युनमू उसका सर उड़ा देता है और कहता है क्या तुमने वो कहावत सुना है कि डोंट चेस अ कॉर्नर एनिमी? तुम काफी ज्यादा केयरलेस थे क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट एक न्यू कमर था, यहाँ तक कि मेरे घर की चींटियां भी तुमसे बेटर है। तभी उसका अवतार खत्म हो जाता है और उसमें से एक एनर्जी बॉल टाइप का कुछ निकलता है जो युनमू को बॉडी के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि कुछ मेरे अंदर चला गया। तभी शैडो सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि होस्ट ने सबसे पहली बार स्पेस एलिमेंट को ऑब्जर्व किया है, इसलिए सिस्टम होस्ट को एक ए ग्रेड कल्टीवेटर मेथड एडमायरल्टी कवर रिवॉर्ड के तौर पर दे रहा है। युनमू पूछता है क्या स्पेस एलिमेंट वो क्या होता है? शैडो सिस्टम उसे बताता है कि जो लोग फ्लक्सर को वर्चुअल डायमेंशन में हराते हैं उसे स्पेस एलिमेंट मिलता है जिसे वो डायमेंशनल स्टोर में जाकर एक्सचेंज कर सकता है। इसके बाद वो कल्टीवेशन मेथड के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारा मतलब एंशिएंट मार्शल आर्ट्स वाला से है? सिस्टम कहता है कि जो एडमायरल्टी कवर तुम्हें दिया गया है वो एक डिफेंसिव मार्शल आर्ट्स टेक्निक है जो तुम्हारे डैमेज को 30% कम कर देगा। जितना लेवल तुम अपग्रेड करोगे ये भी तुम्हारे साथ अपग्रेड करता चलेगा, जिससे तुम्हारा डैमेज रेजिस्टेंट बढ़ता चला जाएगा। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी कमाल का स्किल है, मैं इसका पावर अभी ट्राई करना चाहता हूँ। इसलिए वो जल्दी से पेड्रो को बुलाता है और उसे एक और बैटल सेट करने के लिए कहता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये बोलकर उसे दूसरा मैच के लिए वो भेज देता है। ये देखकर वो कहता है हर मैच के लिए जगह चेंज करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है तो क्या तुम ही मेरे अपोनेंट हो? उसे देखकर युनमू अपने सर पर हाथ फेरते हुए कह रहा होता है कि मैं एक लड़की से फाइट तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जीतने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से उससे बचते हुए कहती है कि ऐसा बात बोलने के बाद भी तुमने मुझ पर अचानक हमला कर दिया, लड़का होने के बाद भी ऐसा करते हुए तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रहा है? युनमू उससे कहता है कि मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ, ये सीखने नहीं आया हूँ कि बिहेव कैसे करना है। ये बोलकर वो फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बच जाती है और कहती है तुम्हारा तो ऑर्डिनरी फ्लक्स एनर्जी है। युनमू पूछता है क्या ऑर्डिनरी फ्लक्स एनर्जी वो क्या होता है? वो कहती है तुम तो ऑर्डिनरी फ्लक्स एनर्जी के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। इससे पता चलता है कि तुम सच में एक ऑर्डिनरी फ्लक्स डिसिप्लिन हो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो बक क्या रही है। तभी वो एक गहरी सांस लेकर कहती है भूल जाओ उसे, चलो इसे जल्दी ही खत्म करते हैं। ये बोलकर वो उस पर अपना अटैक कर देती है, जिससे उसे लगता है कि कुछ इनविजिबल सोर्स उस पर हमला किए ही जा रहे हैं, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो चिल्लाना बंद कर देता है। ये देखकर वो कहती है कि मेरा 1000 कट 36 फॉर्म ये एक अटैक स्किल है, आज तक कोई भी इससे बच नहीं पाया है। ये बात वो पूरा करती कि तभी युनमू उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये तो इम्पॉसिबल है कहीं इसके पास। ये बात वो पूरा करती कि तभी उसका अवतार खत्म हो जाता है। वहीं पर युनमू कह रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि मुझे लगा था कि मैं हारने वाला हूँ। 1000 कट ऑफ 36 फॉर्म एक ऑफेंसिव बैटल स्किल है जो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव करके बना है। फॉर्चुनेटली इससे मेरे एडमायरल्टी कवर को ज़्यादा नुकसान हो गया है। तभी शैडो सिस्टम उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि इस बार तुमने 76 एम्प्टी एलिमेंट को ऑब्टेन किए हो और बेसिक लेवल ऑफ वायलेंट ब्लेड ऑफेंस स्किल के बारे में समझे हो। ये देखकर वो कहता है इतना सारा, तो इसका मतलब मैं जितना ताकतवर ओपोनेंट को हराऊंगा रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिलेगा। ये तो अच्छी बात है, अभी मैं फुल ऑन एनर्जी फील कर रहा हूँ। इसलिए वो पेड्रो को फिर से एक मैच करने के लिए कहता है। वहीं पर एक लड़की उसका वो मैच देख रही होती है और ये देखकर वो कह रही होती है कि एक ऑर्डिनरी फ्लक्स डिसिप्लिन से हारना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। ये ली युनमू सच में 1000 कट ऑफ 36 फॉर्म के अगेंस्ट जीता, इसका मतलब जरूर उसके पास कोई डिफेंसिव टेक्निक होगा जो कि वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर है। इसके बाद 3 दिन बाद यूनतियान सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर युनमू अपने डैड के लिए फ्रूट्स ले जाते हुए कह रहा होता है कि डैड सच में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतनी बड़ी सिटी में क्यों आए हैं, और उसके साथ उसने इस तरह का हॉस्पिटल चुना है। यहाँ का लोकेशन तो काफी ज्यादा रिमोट है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़की कहते सॉरी बट मुझे सच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज करना है। एक बंदा उससे कहता है हमें पता है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटलाइज है, मैं तुम्हें फ्री में अपने साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बदले में तुम्हें पैसे भेज दूंगा। तभी युनमू उससे अपने फ्रूट वाले टोकरी से मारकर गिरा देता है और कहता है अगर तुम मजे करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम लोगों को दूसरी जगह चले जाना चाहिए। और अपना फल उठाते हुए कहता है कि मैंने ये फ्रूट बास्केट स्पेशली अपने फादर के लिए खरीदा था, लेकिन तुम लोगों के कारण इसका पूरा पैसा बर्बाद हो गया, अब तुम लोगों को इसका पैसा मुझे देना ही पड़ेगा। वो लड़की उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? युनमू कहता है वहीं पर खड़ी रहो और हिलना मत, इस एज में भी तुम आसानी से मुसीबत में कैसे फंस जाती हो। वहीं पर ये सब देखकर एक बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ?
ये बोलकर वो चाकू निकाल लेता है, लेकिन वो अपने पावर से उस चाकू को उसके हाथ से छीन लेता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इससे पहले कि वो बंदा कुछ समझ भी पाता कि तभी तक वो उसे पीट कर रख देता है और उन सभी लोगों को पीट कर रख देता है और उसी पर बैठकर उसका पैसा लेते हुए कह रहा होता है कि इतना कम पैसा होने के बावजूद भी एक लड़की को इन्वाइट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या। ये बोलकर वो उसका सारा पैसा अपने फ्रूट के बदले ले लेता है। तभी वो बंदा कहता है कि भाई तुमने हमें पहले ही हरा दिया है और हमारा सारा पैसा भी ले लिया है, तो क्या अब हमें जाने दोगे। हीरो ने ब्यूटी को बचा लिया, ऐसा ड्रामा सिर्फ एक ही बार काम करता है, बट क्या तुम फिर भी इस लड़की को लाइफ टाइम के लिए बचाना चाहते हो। ये सुनकर युनमू कहता है कौन सा हीरो किसे बचा रहा है, ये सब तुम क्या बक रहे हो, ये लड़की मेरी बहन है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो उससे कह रहा होता है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम कोई ना कोई मुसीबत में फंसे ही रहती हो, क्या तुम किसी तरह का गैंगस्टर अट्रैक्टिंग मशीन हो। वो सॉरी कहती है। वो कहता कोई बात नहीं, अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो मुझे हॉस्पिटल का रास्ता पता ही नहीं चलता। और उसका बिजनेस कार्ड को देखकर वो सोचता है, जब वो बंदा उससे अपना बिजनेस कार्ड देखकर बोला होता है कि तुम एक फ्लक्स डिसिप्लिन हो इसलिए तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। लेकिन वो उसके बिजनेस कार्ड को कचरा में फेंक देता है और उससे पूछता है कि उस बंदे ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम तो पूरे टाइम इसी सिटी में काम कर रही थी, क्या डैड का मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये लड़की इसकी अडॉप्टेड बड़ी बहन है जिसका नाम लियू रुयान है। वो कहती है क्योंकि डैड का इंजरी मैंने जितना सोचा था उससे भी काफ़ी हेवी है, जितना पैसा मैंने पिछले सालों में बचा कर रखा था वो सब भी ख़त्म हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ और डैड को हॉस्पिटल से बाहर निकालने नहीं दूंगी। युनमू कहता है गिल्टी फील मत करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, एक अडॉप्टेड बेटी होने के बावजूद भी तुमने बहुत कुछ किया और पैसों की चिंता तुम मत करो, अब मैं एक फ्लक्सर बन गया हूँ इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस मैं संभाल लूंगा। और उससे वो सभी चीज़ों के लिए थैंक्स कहता है जो वो अभी तक की होती है। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पर रुयान अपने पेरेंट्स के पास जाती है और वो बिल पे करने जाता है। वहीं पर उसके फादर रुयान से कह रहे होते हैं कि मेरी ही वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना। वो कहती है ये सच नहीं है और ये सब बात दोबारा मत बोलिएगा और उनसे कहती है अब पैसों की चिंता मत कीजिए, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उसका डैड कहता है मैंने कहा था ना कि मेरा कोई ना कोई दोस्त मेरा हेल्प करेगा ही करेगा। तभी वहाँ पर युनमू आकर कहता है बट मैं आपका दोस्त नहीं हूँ और उनसे पूछता है क्या इन कुछ दिनों में आप पहले से ठीक हुए हैं। लेकिन तभी वो उनका वैसा हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए हो, मैंने सिर्फ अपना पैर ही खोया है और वैसे भी अगर मैं अपना पैर नहीं खोता तो बच नहीं पाता। बाय द वे मैंने सुना है कि तुमने मेडिकल बिल्स पे किया है, जान सकता हूँ कि ये तुमने कैसे किया। वो कहता मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं अवेकन हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब एक सैलरी के साथ एक फ्लक्सर हूँ। ये सुनकर उसके फादर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम और फ्लक्सर कोई मजाक चल रहा है क्या। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके डैड कहते हैं अभी भी चाइल्डिश टेम्पर, इसके साथ तुम एक फ्लक्सर कैसे बन सकते हो, और उसे अपना बैटल सूट देते हैं। ये देखकर वो कहता है ये तो आपका सबसे वैल्यूएबल बैटल सोल्जर कॉम्बैट सूट है ना, आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं। वो कहते हैं ये सूट पहनने वाला का कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। युनमू पूछता है क्या सच में आप इतना कीमती चीज़ मुझे दे रहे हैं। उसका डैड कहता है मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा कभी फ्यूचर में इसे पहन भी पाऊंगा, इसलिए इसे अपने पास रखो। और वैसे भी ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिसे तुम हर वक्त पहने रखो। इसका अंदर का बायोमैकेनिकल सिस्टम ऑर्डिनरी पर्सन का टॉलरेंस लिमिट को बढ़ा देता है, जिससे दोनों को सेंसर और फ्लक्सर को बहुत ही बड़ा फायदा होता है। लेकिन इसे कोई भी नहीं पहन सकता है, वो ये आर्मर डिसाइड करेगा कि तुम उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। युनमू कहता है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपका फ़ायदा नहीं उठाने वाला हूँ, मैं इस सूट को कुछ दिनों के लिए उधार ले रहा हूँ और मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ कि आप फ्यूचर में इसे दोबारा ज़रूर पहन सकेंगे, क्योंकि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा आपका पैर वापस लाने का। ये बोलकर वो उस सूट को एक्टिवेट करता है और उसे पहन लेता है। ये देखकर उसके डैड थोड़े से चौंक जाते हैं और कहते हैं ये बंदा सच में अवेकन हो चुका है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो। एपिसोड की शुरुआत में युनमू को दिखाते हैं जो अपना सामान पैक करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, क्योंकि उसे कल क्लाउडफोर्ट जाना है और वो बोल रहा होता है कि ये थोड़ा सा दुख की बात है कि मैं जल्दी वहाँ से नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद कल जीफेंग सिटी से जितने भी लोग फ्लक्सर बने होते हैं वो सभी लोग एक जगह पर जमा हो रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो वैंग फैमिली का दूसरा बेटा है ना। तभी वहाँ पर लो जीन आता है जिसके फादर फ्लक्सर के सुपर लेवल पर पहुँचकर सुपर फ्लक्सर बन गए हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा और आता है जिसके फादर कह रहे होते हैं कि ये जगह थोड़ा सा सैबी है, क्लाउडफोर्ट रिलायबल है भी या नहीं है, चलो अपने फादर के साथ वापस घर चलो। झैंगदू शोंग जो कि इस सिटी का सबसे अमीर बाप का बेटा होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ये एक अच्छा रास्ता होगा गरीबों का लाइफ देखने का, वैसे भी मेरे पास वो सभी पैसे हैं जो आपने मुझे दिए हैं, इसलिए मैं ठीक रहूंगा। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लियो नोजी होता है जो कि जीफेंग सिटी का फ्लक्सर गिल्ड के प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर होती है। आकर कहती है फाइनली वो दिन आ ही गया, अब मैं अपने ग्रैंड फादर को हेवनली क्लाउड कैसल में पहुंचकर देख पाऊंगी। ये देखकर कुछ लोग कह रहे होते हैं
कि इस साल तो जीफेंग सिटी से काफ़ी टैलेंटेड पीपल निकल रहे हैं। तभी वहाँ पर यूनमो का दोस्त यूनमो को टांग कर लाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा ना कि हमारे स्कूल भी एक अवेकन प्रोड्यूस किया है। चलो अब हमारे यूनमो का स्टेज पर वेलकम करो। वहीं पर वो लोग यूनमो को माला वाला पहनाकर उसे उठाकर लेकर आ रहे होते हैं। ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं ये सब कोई मजाक चल रहा है क्या, वो कोई कॉमेडियन है क्या। और झैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि वो तो सच में कोई इडियट है। ये सब देखकर यूनमो को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन लग रहा होता है कि उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का मन करने लगता है। और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अजीब हो गया होता है। उसे देखकर ल्यू कह रही होती है कि ली यूनमो तो तुम ही इस साल के न्यू अवेकनर हो। तभी वहाँ पर उसके एक टीचर आकर कहती है सभी न्यू कमर लाइन में लग जाओ। अब हम तुम सबको दो दो लोगों के ग्रुप में हेवनली क्लाउड कैसल में टेलीपोर्ट करेंगे, इसलिए जिसका जिसका नाम लिया जाएगा वो आगे बढ़ जाना। और तभी वो लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट कर देते हैं और सबसे पहले वो लोग जिन और झैंग को भेजते हैं। झैंग उससे बातें करने की कोशिश करता है बट वो ये बोलकर उसका मुंह बंद कर देता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हल्ला कर रहे हो। और नेक्स्ट ग्रुप यूनमो और ल्यू का होता है और जैसे ही उनका नाम लिया जाता है ल्यू उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है और कहती है मेरा नाम ल्यू नोजी है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो ब्लश करते हुए कहता है मुझे भी अच्छा लगा और सोचता है इसका आवाज़ कितना ज़्यादा स्वीट है। इसके बाद हेवनली क्लाउड कैसल को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग पहुँच गए होते हैं। ये देखकर यूनमो कह रहा होता है तो ये है हेवनली क्लाउड कैसल, ये तो सच में लोअर सिटी से बहुत ही अलग है। ल्यू पूछती है क्या तुम उस फूल को हमेशा अपने पास ही रखने वाले हो। ये बोलकर उसे बताती है कि मैंने सुना है कि ये सिटी हमेशा हवा में तैरते रहती है। वो पूछता है तो इसका मतलब ये अभी भी मूव हो रहा है। तभी वहाँ पर उनका एक सीनियर आकर कहता है कि हाँ डायमेंशनल बीस्ट के हमले से बचे रहने का सबसे अच्छा तरीका है मूव होते रहो। तभी यूनमो अपना फूल निकालकर फेंक देता है और उनका सीनियर जिसका नाम टैंग एन होता है आकर कहता है सब लोग मेरे साथ आओ। जीफेंग सिटी की तरफ से मैं तुम लोगों को तुम्हारा जीफेंग सिटी को कोर्टयार्ड में लेकर चलता हूँ। अगर कुछ भी नहीं होता है और सब कुछ ठीक होता है तो अगले 3 सालों तक वही तुम्हारा घर होगा। तभी वहाँ पर एक उड़ने वाली बस आती है और वो सभी लोग उस बस में चले जाते हैं और उनके सीनियर उन्हें बता रहे होते हैं कि जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 7 फ्लोटिंग कैसल है और हेवनली क्लाउड कैसल भी उन्हीं में से एक है और हम फ्लक्सर इससे अपने एक्टिविटी के बेस का जैसे यूज करते हैं। सभी 7 फ्लोटिंग कैसल के पास उनका खुद का जुरिडिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हेवनली क्लाउड कैसल के पास 136 सिटी है। हर साल न्यू अवेकन फ्लक्सर को अपर लेवल के सिटी में टेलीपोर्ट किया जाता है जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं और अपर सिटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस नए फ्लक्सर को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अरेंज करने के लिए ताकि वो लोग एक इंडिपेंडेंट कैपेबल फ्लक्सर बन सकें। और तुम लोग यहाँ पर एडमिट हो चुकी हो बट इतना जल्दी खुश मत हो क्योंकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सिटी रैंकिंग टूर्नामेंट 6 महीने के बाद होगा और तुम्हारे रैंकिंग के रिजल्ट पर ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट अफिलिएटेड सिटी को उनका सप्लाई देगा। इसलिए तुम लोग अभी से सीरियस हो जाओ क्योंकि अफिलिएटेड सिटी में रहने वाले लोगों का रिसोर्सेज तुम्ही लोगों पर डिपेंड करता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी यूनमो उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बोलकर वो पूछता है कि पिछली बार मैंने डायमेंशनल बैटलफील्ड में एक लड़की को हराया था, उसका फ्लक्स एनर्जी थोड़ा सा अजीब था क्योंकि उससे मेरे हार्ट में एक बर्निंग सेंसेशन जैसा होने लगा था। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक फ्लक्सर को हराया जो कि डार्क फ्लक्स एनर्जी को यूज कर सकती है। ये सुनकर जिन सोचने लगता है क्या इस बंदे ने डार्क फ्लक्स एनर्जी यूज करने वाले फ्लक्सर को हराया है। यूनमो की बात सुनकर कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि डिंगे हाँकने की भी हद होती है और वैसे भी डायमेंशनल बैटलफील्ड वाले कभी भी एक रूकी को डार्क फ्लक्स एनर्जी वाले से मैच करेंगे ही नहीं। यहाँ तक कि वो जिन भी ऐसा मजाक करने के बारे में सोचता भी नहीं है। ये सुनकर यूनमो कहता है तो क्या डार्क फ्लक्स एनर्जी इतना ज़्यादा ग्रेट है। वो कहता है डार्क फ्लक्स एनर्जी सिर्फ अमेजिंग ही नहीं है बल्कि हमने जो फ्लक्स एनर्जी का अवेकन किया है वो उससे क्वालिटी में भी काफ़ी कमाल का है। तभी ल्यू उसके पास आकर कहती है कि डार्क फ्लक्स एनर्जी के पास एक स्पेशल डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होता है और जिस बर्निंग सेंसेशन की तुम बात कर रहे हो जरूर वो ऐसा डार्क फ्लक्स एनर्जी होगा जो कि फायर एट्रीब्यूट डिस्ट्रक्टिव फोर्स वाला होगा। लेकिन 1000 ऑर्डिनरी फ्लक्सर में से सिर्फ एक ही डार्क फ्लक्स एनर्जी को अवेकन कर सकता है। अगर तुमने उसे हरा दिया है तो तुम सच में काफ़ी कमाल के हो। ये सुनकर वो कहता है तो इसका मतलब तुम्हें मेरी सभी बातों पर विश्वास है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं फेंक रहा हूँ। वो कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है क्योंकि कोई भी बिना एक्सपीरियंस किए इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसके बाद वो सभी लोग अपना अपना कोर्ट यार्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग अपना अपना रूम चुनकर रह सकते हैं। वहीं पर सभी लोग जिनको घेर के खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम हमारे क्लास के साथ साथ अपने फैमिली और स्ट्रेंथ में भी टॉप पर आते हो, इसलिए सबसे पहले चुनने का हक तुम्हारा ही बनता है। तभी यूनमो कहता है क्या तुम लोग अपना रूम चुनने वाले नहीं हो, मैंने तो चुन लिया है। ये बोलकर वो सोचता है कि मैंने सबसे दूर वाला चुना है ताकि शैडो के साथ प्रैक्टिस करने में
कोई भी परेशानी ना हो। वहीं पर ये देखकर उनका दिमाग खराब हो रहा होता है और तभी एक बंदा युनमू के पास जाकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही नाटक दिखा रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन से पहले रूम चुनने की? क्या तुम्हें रूल पता नहीं है? तभी झैंग कहता है मैंने भी अपना रूम चुन लिया। ये सुनकर वो फिर से शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों के पास कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है क्या? इसके बाद युनमू अपने रूम में चला जाता है और अपना रूम देखकर कह रहा होता है कि ये तो मेरे घर वाले रूम से भी काफ़ी बेटर है, और चूंकि उसके पास शांत जगह होती है इसलिए वो आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। इसके लिए वो शैडो सिस्टम को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन उसमें एक नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट के वर्ल्ड में चेंज होने के कारण सिस्टम अपडेट हो रहा है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लगता है घटिया सिस्टम कहीं का। इसके बाद युनमू कल अपने क्लास में जाता है जहाँ पर सिर्फ लियू ही होती है। उसे देखकर वो कहता है क्या सिर्फ तुम और बाकी के लोग कहाँ गए? क्या वो लोग अपना पहला दिन का पहला क्लास मिस करना चाहते हैं? वो कहते हैं क्योंकि फर्स्ट का कुछ क्लासेस सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासेस है जिसमें बेसिक यूसेज ऑफ स्ट्रिंग फोर्स के बारे में बताया जाएगा और स्ट्रिंग फोर्स सिस्टम और मॉन्स्टर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा और वगैरह वगैरह। ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट अपना काफ़ी यंग एज में ही स्ट्रिंग फोर्स को सेंस कर पाते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर आने से पहले ही बेसिक सीख चुके होते हैं। इसलिए यहाँ का थ्योरेटिकल लेसन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अचानक अवेकन हुए होते हैं, जैसे कि तुम। ये सुनकर युनमू कहता है तो इसका मतलब सिर्फ हम ही दोनों बेवकूफ़ हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर हो, नहीं तो मुझे अकेले काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता। तभी वहाँ पर उनके टीचर आकर कहते हैं कि ये तो काफ़ी रेयर बात है कि इस साल यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जाकर अपने अपने सीट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। लेकिन तभी वो लियू को नोटिस करके पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है ऑफकोर्स मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आई हूँ क्योंकि तुमसे मिले काफ़ी टाइम हो गया था। वो लोग वहीं पर बातें करने लगते हैं। ये देखकर युनमू समझ जाता है कि वही अकेला बेवकूफ़ यहाँ पर है। तभी लियू उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो वहीं पर बैठा होता है। उसे देखकर उसका टीचर जिसका नाम ली बोवेन होता है सोच रहा होता है कि 4 साल में ये पहली बार है कि कोई मेरा क्लास अटेंड कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर है। और वैसे भी आजकल कोई नेचुरल अवेकनर नहीं मिलता है जो कि अपने फैमिली ब्लड और डायमेंशनल क्रिस्टल पर डिपेंड होता है। इसका मतलब ये बंदा एक्सेप्शनल है और इसका रिलेशन भी टीचर के ग्रैंड डॉटर के साथ काफ़ी अच्छा है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि अकेले क्लास में बैठना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है ना, क्या तुम बाहर चलना चाहते हो? ये बोलकर वो लोग बाहर चले जाते हैं और उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है? क्या तुम पावर सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग के बारे में भी नहीं जानते हो? युनमू कहता है इसलिए तुम जल्दी बताओ। वो बताना शुरू करता है कि स्ट्रिंगर्स का रिलम लोएस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट में रैंक किया गया है, जो कि ब्लैक क्रिस्टल, सिल्वर क्रिस्टल, गोल्ड क्रिस्टल और रेनबो क्रिस्टल है। अगले लेवल पर तुम स्ट्रिंगर लेवल को ब्रेक करके सुपर स्ट्रिंगर बन जाओगे। इतना सुनकर युनमू नीचे उतर जाता है और उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। वो बताता है कि सबसे पहला स्टेप खुद को इम्प्रूव करने का ये है कि तुम्हें अपना स्ट्रिंग एक्यू पॉइंट को इग्नाइट करना पड़ेगा। सभी को बॉडी में 12 एक्यूपंक्चर पॉइंट है जिसे इरिगेट किया जा सकता है। जो स्ट्रिंग पॉइंट तुम्हारे लेफ्ट चेस्ट, राइट चेस्ट और पेट में है वो तुम्हारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो स्ट्रिंग पॉइंट तुम्हारे फीट और लोअर लेग में है वो तुम्हारे एगिलिटी को एनहांस करेंगे। जो स्ट्रिंग पॉइंट तुम्हारे हथेली और आर्म में है वो तुम्हारे अटैक को मजबूत करेंगे। और वो स्ट्रिंग पॉइंट जो कि तुम्हारे सर में है अगर तुम उसे इग्नाइट कर लेते हो तो उससे तुम्हारा सोचने का, रिएक्शन करने का 5 सेंसेस, मेंटल पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। अगर तुम 12 के 12 एक्यूपंक्चर पॉइंट को इग्नाइट कर लेते हो तो तुम ब्लैक क्रिस्टल के रिलम में पहुंच जाओगे। युनमू पूछता है और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो कहते हैं ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तुम्हें बस इनफ डायमेंशनल बीस्ट को मारना पड़ेगा और उनमें से जो क्रिस्टल निकलेगा तुम्हें बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों को एक जगह पर जमा होने के लिए बुलाया गया होता है। ये देखकर युनमू कह रहा होता है आखिर इतना सुबह सुबह यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? तभी वहाँ पर जिन का चमचा जिसका नाम हुआ ओ होता है आकर युनमू का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि ये तो वही बंदा है जो कि थ्योरेटिकल क्लासेस करने जाता है। हम लोग पिछले कुछ दिनों में सीनियर ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड करके बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये देखकर युनमू का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा हर टाइम मेरा दिमाग खराब करने चला आता है। तभी वहाँ पर उनका टीचर आकर कहता है मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ बट मैं फिर भी तुम्हारा टीचर हूँ। आज मैं तुम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास लूँगा जिसकी तुम्हें काफ़ी देर से इंतजार थी। तुम सभी लोग 2-2 लोगों का ग्रुप बनाकर काम करोगे और तुम लोगों को अलग अलग जगह पर आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए टेलीपोर्ट किया जाएगा। और आज का टॉपिक है 10 लोअर ग्रेड का डायमेंशनल बीस्ट को मारना। ये सुनकर युनमू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोचता है कि इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। उनके टीचर आगे कहते हैं कि डायमेंशनल बीस्ट तुम लोगों पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाएगा क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो। अगर किसी का भी लाइफ
खतरे में होता है तो मैं तुरंत वहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए पहुँच जाऊँगा और उनसे उनका टीम बनाने के लिए कहता है। तभी जिन लियू को अपने साथ टीम अप करने के लिए इन्वाइट करता है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि मैं इसके साथ टीम अप नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। वो कहती है तुम सच में काफी होते हैं और उन लोगों को रूइन नंबर 7 जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। युनमू उससे पूछता है कि तुम जिन के साथ टीम अप करना क्यों नहीं चाहती थी, वो तो काफी स्ट्रांग है, उसके साथ अगर तुम होती तो काफी जल्दी अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेती। वो कहती है वो मुझे थोड़ा सा कोल्ड और एरोगेंट लग रहा था और मुझे वैसा लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। युनमू कहता है कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहता था और कोई मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं, वो तो सिर्फ तुम ही हो। तभी वहाँ पर कई सारे लो लेवल के डायमेंशनल बीस्ट अपीयर हो जाते हैं। उन्हें देखकर वो कहती है कि ध्यान से, ये लोग ग्रुप में आ रहे हैं, इसका मतलब इनका लीडर भी आसपास ही होगा। युनमू कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर छुपा हुआ है, उसका लीडर उसी के पीछे होता है और इससे पहले कि वो उसे नोटिस कर पाता वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर फेंका जाता है। लियू उसका डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी वो उस पर अपना अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे बचकर ऊपर जंप कर जाती है और कहती है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल मैच नहीं है। लेकिन फिर भी वो उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन वो उससे काफ़ी शातिर तरीके से बच जाता है। ये देखकर उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये इंटरमीडिएट लेवल का बिस्ट तो नहीं है ना। तभी वो बिस्ट उसे काटने पड़ता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है। लेकिन तभी युनमू आकर उसे बचा लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, एटलीस्ट तुम हमारे क्लास के टॉप स्टूडेंट में से एक हो, लेकिन फिर भी एक मिड लेवल वाले बिस्ट ने तुम्हें इतना ज़्यादा डरा दिया। और उस डायमेंशनल बिस्ट से कहता है कि और कितनी देर तक तुम मेरे हाथ को काटने वाले हो। ये बोलकर वो उसे मारकर फेंक देता है और कहता है कि ये मिड लेवल वाला डायमेंशनल बिस्ट उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैंने सोचा था। वहीं पर वो युनमू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी युनमू उसे नोटिस कर लेता है कि वो उसे घूरे ही जा रही है, इसलिए वो नाटक करना शुरू कर देता है कि मेरा हाथ काफ़ी दर्द कर रहा है। वो कहती है तुम्हें अब ज़्यादा नाटक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक पावरफुल डिफेंस टेक्निक है। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्या कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। वो बताती है वर्चुअल वर्ल्ड में जिस लड़की को तुमने हराया था वो मेरी दोस्त थी, मैं तुम्हारा मैच देखी थी और जिन लोगों ने भी तुम्हारा मैच देखा था उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि तुम इसलिए सिर्फ जीत पाए क्योंकि उसका टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका 1000 कट कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि तुम इसे दिखाना नहीं चाहते हो कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये वर्ल्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों की तरफ अनकाइंड है। ये सुनकर युनमू थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है क्योंकि उसे खुद को ही पता नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं लोगों को इसलिए बताना नहीं चाहता था कि मेरे पास एक डिफेंस टेक्निक है, क्योंकि मेरे पास यानी कि एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करने वाले बंदे के पास ये आखिर आया कहाँ से। लोग पूछने लगते हैं, लेकिन अब इसे पता चल गया है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे गेट अलोंग होना चाहता था, लेकिन अब ज़्यादा नाटक नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मेरे पास एक डिफेंस टेक्निक है। चलो अब जल्दी से टारगेट पूरा करके चलते हैं। इसलिए वो अकेले ही सबको ख़त्म कर देता है और उससे पूछता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे एक ऑर्डिनरी अवेकन पर्सन डार्क स्ट्रीम फोर्स ऑब्टेन कर सके, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त के जैसा। वो पूछती है क्या तुम्हें पावर चाहिए, ये काफ़ी हाई लेवल का सीक्रेट है, लेकिन अब जब मैं तुम्हारा सीक्रेट जानती हूँ तो मैं तुम्हें इसके बदले बता देती हूँ। वैसे भी ये बताना काफ़ी यूजलेस ही होगा, क्योंकि अगर तुम उस तरह का पावर ऑब्टेन करना चाहते हो वो भी बिना किसी जिन इनहेरिटेंस के, तो तुम्हें एक किंग लेवल डायमेंशनल बीस्ट को मारना पड़ेगा और उसका क्रिस्टल को ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे पास एक चांस होगा। लेकिन एक किंग लेवल को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तो होता ही होता है और उसके साथ साथ उसके आसपास कई सारे उसके नौकर चाकर होते हैं उसको हुक्म मानने वाले। इस इन्फॉर्मेशन को हायर अप्स के लोगों ने सीक्रेट इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल जाता है तो कमज़ोर लोग पावर हासिल करने के चक्कर में मौत के घाट उतर जाएंगे और तुम तो डेफिनेटली मारे जाओगे, इसलिए रिस्क मत लेना। वो कहता है ठीक है मैं नहीं करूँगा। वहीं पर उनका टीचर इंतजार करते करते कह रहा होता है कि वो लोग कितना ज़्यादा स्लो है, क्या ये प्रैक्टिकल सेशन काम करेगा या नहीं करेगा। तभी वहाँ पर सबसे पहले युनमू और लिव आ रहे होते हैं। लिव उससे कह रही होती है कि जो मैंने कहा उसे याद रखना और मत जाना। वो कहता है मैं समझ गया, तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो, तुम तो मेरी मॉम की तरह बात कर रही हो। उन्हें देखकर ली कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग पहले वो ग्रुप होगे जो सबसे पहले यहाँ पर वापस आओगे। वैसे रूइन नंबर 7 कैसा था? युनमू कहता तुमने तो कहा था कि वहाँ पर सिर्फ लो लेवल के बीस्ट होंगे, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल का बीस्ट क्या कर रहा था? तुम्हें पता है कि लिव लगभग मारी ही गई थी। वो कहता है मुझे इसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता है। तभी युनमू वहाँ से जाते हुए कहने लगता है आखिर किस तरह के टीचर तुम हो। उसे देखकर उसका टीचर कह रहा होता है जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था और अभी भी वो पहले के जैसा ही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल के बीस्ट को डालने के बावजूद भी उसके लिए ये काफ़ी नहीं था। तभी वहाँ पर
जिन का ग्रुप आने लगता है और वो कह रहा होता है कि हमारे स्पीड के कारण हम लोग ही सबसे पहले ग्रुप होंगे। लेकिन वो लोग पहले से ही युनमू और लियू को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर युनमू इस बार उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है। लेकिन जिन उसे शांत रहने के लिए कह रहा होता है और तभी जिन लियू के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर तुमने इतना जल्दी खत्म कैसे कर लिया? कहीं इसका मतलब युनमू डार्क फ्लक्स एनर्जी वाला बात सच तो नहीं बोल रहा था ना? कहीं वो सच में इतना पावरफुल तो नहीं है ना? ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर यह मुझसे ही क्यों पूछ रहा है। अगर लुओ जिन के कैरेक्टर की बात करें तो अगर मैंने इसे सच बता भी दिया तो ये विश्वास करेगा ही नहीं, इसलिए वो झूठ कह देती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी इसलिए हम लोग पहले आ पाए। ये सुनकर झैंग का दोस्त कहता है कि ये ली युनमू नाम का बंदा काफ़ी ज़्यादा लकी था जो कि लियू उसका पार्टनर थी, वो बिना कुछ किए प्रैक्टिकल क्लास में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया। झैंग कहता है मुझे लक पर विश्वास नहीं है, ये झूठ सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला गया है। इसके 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनमू काफ़ी सारा डायमेंशनल बीस्ट को मारकर कह रहा होता है कि लो लेवल को बीस्ट को मार मारकर मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया हूँ, लेकिन अब ये सब जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि अगला टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये मिड कॉन्टिनेंट सिटी रैंकिंग टूर्नामेंट होने वाला है। इसके बाद फिर से उन सभी लोगों को सुबह में जमा होने के लिए बुलाया गया होता है और युनमू कह रहा होता है कि देखते ही देखते 6 महीने बीत गया और अपने मन में चिल्ला रहा होता है कि मेरा पेस ऑफ प्रोग्रेस पिछले 6 महीने में बहुत ही बेकार रहा है क्योंकि मैं शैडो सिस्टम को यूज कर ही नहीं पा रहा हूँ। वो घटिया सिस्टम आधे साल से अपडेट हो ही रहा है और कहता है कि ये स्कूल क्यों सुबह में ही जमा होने के लिए कहता है, रात दिन ट्रेनिंग कर करके मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ पर उसका टीचर आकर कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगले सप्ताह से सिटी रैंकिंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। थियान यून फ्लोटिंग कैसल अगले वीक लैंगो रिवर एरिया में लैंड करेगा। सभी सिटी का न्यू कमर्स 5 से 7 लोगों का टीम बनाकर डायमेंशनल बेस्ट को मारने जाएंगे। जितना ज़्यादा बेस्ट को मारकर तुम लोग पॉइंट अर्न करोगे उसी से तुम लोग दूसरी सिटी से कम्पीट कर पाओगे और ये सब डायमेंशनल आइस कैमरा तुम लोगों पर हर वक्त नजर रखेंगे और तुम लोगों का हर एक मूव दुनिया के सभी मेजर सिटी में सेम टाइम पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, इसलिए कोई चीटिंग करने के बारे में सोचना भी मत और अपने साथ अपना सर्वाइवर बैटल आर्मर ले जाना मत भूलना, जो कि सभी न्यू कमर्स के लिए स्ट्रिंग गिल्ड में रिजर्व करके रखा हुआ है और उन्हें गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है। ये देखकर युनमू सोच रहा होता है कि अपने डैड का आर्मर यूज करना काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए वो लियू को ढूंढने जाने लगता है अपने साथ टीम अप करने के लिए। लेकिन वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, बट मैं पहले ही एक टीम का हिस्सा बन चुकी हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है क्या? वो बताती है कि गिल्ड पहले ही इसे अरेंज करके रखा था और मुझे लुओ जिन और हुओ के साथ टीम बनाने के लिए बोला है। गिल्ड ये विश्वास करता है कि टॉप अवेकेंट को अलग अलग टीम में रखने से टीम कमजोर हो जाएगी, जिससे हमारा सिटी का रैंकिंग पर काफी फर्क पड़ेगा। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, तुम गिल्ड का अरेंजमेंट फॉलो करो। वो पूछती है तो अब तुम क्या करोगे? वो कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और सोच रहा होता है कि ये तो मैंने कह दिया बट कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहता है। तभी झैंग उससे कहता है क्या बात है भाई, तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो? उसे देखकर युनमू सोचता है कि ये तो सबसे अमीर बंदा है, मैंने इससे ज्यादा बात नहीं किया है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसके टीम में हूँ, बस टीम में रहने से मुझे मतलब है। झैंग कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें बाकी के टीम मेंबर से मिला देता हूँ और वो जाकर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, जिसमें से उनका दूसरा मेंबर का नाम लिंग आन होता है जो कि इस सिटी का दूसरा सबसे अमीर बाप का बेटा होता है। तीसरा मेंबर का नाम लू क्यांग होता है जो कि इस सिटी का तीसरा सबसे अमीर बाप का बेटा होता है और फोर्थ मेंबर युनमू होता है। युनमू और झैंग को छोड़कर वो दोनों गधे लग रहे होते हैं। ये देखकर युनमू सोच रहा होता है कि ये कैसा टीम है। तभी झैंग कहता है कि अब मैं अपना बिग बियर टीम का स्टेबलाइजमेंट अनाउंस करता हूँ, चलो चलकर अपना टीम रजिस्टर कर लेते हैं। तभी लिंगान कहता है बट हम लोग तो 4 ही लोग हैं, एक टीम बनाने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। ये देखकर युनमू सोच रहा होता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, क्या इन बेवकूफों की टीम से मुझे क्विट कर देना चाहिए? बट वो क्विट नहीं करता है और इसके अगले दिन गिल्ड उसे जो सर्वाइवर बैटल दिया होता है वो उसे बेच देता है, जिसके बदले उसे 7,500 डायमेंशनल कॉइंस मिलता है। ये देखकर वो कह रहा होता है क्या इतना कम पैसा से तो मैं कोई अच्छा सा टेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और उन बेवकूफ दिखने वाले रईसजादों को देखकर उसे काफी जलन हो रही होती है। तभी वहाँ पर झैंग आता है और उसे देखकर कहता है कि तुम कुछ खरीद क्यों नहीं रहे हो? युनमू थोड़ा सा अनोय होकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे ही जैसे होते हैं? ये सुनकर झैंग कहता है कि कितनी दुख की बात है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम्हारा कार, टेंट और बाकी की जरूरत की चीजों का क्या हुआ? युनमू कहता है अगर मेरे पास कार नहीं है तो मैं दौड़ सकता हूँ और मेरे पास टेंट नहीं है तो मैं जमीन पर सो सकता हूँ। ये सुनकर झैंग रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा पिटीफुल होगे, बट द बिग बियर टीम ऐसा होने दे ही नहीं सकता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तभी झैंग उसे अपने साथ शोरूम में लेकर जाता है
और उसके लिए बहुत ही महंगी कार खरीद देता है और अपने लिए और भी महंगा कार खरीद लेता है और उस स्टोर का सबसे महंगा टेंट खरीदने के लिए कहता है। इसके बाद स्टिंगर्स गिल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर वो जीन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस बार युनमो स्टेट क्वालिफाइंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। जीन कहता है मुझे नहीं पता, इस बार ल्यू हमारे साइड में है तो देखते हैं कि कौन उसके साथ टीम अप करता है। वो पूछता है कि आखिर तुम उसके इतना ज़्यादा अगेंस्ट क्यों हो। जीन कहता है कि वो बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी इतना ज़्यादा एरोगेंट एटीट्यूड रखता है, वही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हुओ के बिल्कुल पास से एक कार गुजरती है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और चिल्लाने लगता है अगर चलाना नहीं आता है तो चिल्ला क्यों रहे हो। ये बात वो पूरा करता है कि तभी वो देखता है कि युनमो ही ड्राइव कर रहा है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास इतना अच्छा कार कहाँ से आया और तुम गिल्ड में क्या कर रहे हो। वो कार से निकलते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया हूँ और वैसे भी फर्स्ट का कुछ मिशन मैं तो बच्चा बोल के कंप्लीट कर लूँगा। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें भी कोई टीम मिल गया है। तभी वहाँ पर वो सभी लोग अपना अपना कार लेकर खड़े होते हैं और झैंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वैसे वो कार कैसी है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो बोलो मैं तुम्हारे लिए दूसरा कार खरीद देता हूँ। लिंग आन नीचे से फर्स्ट आता है, लू नीचे से सेकंड आता है और युनमो थ्योरी क्लास में नीचे से थर्ड आता है। ये देखकर वो कह रहा होता है कि तुम लोग इसे एक फाइटिंग टीम बोल रहे हो, आखिर तुम लोग बीस्ट को हराओगे कैसे अपने पैसों से, और वैसे भी तुम लोग सिर्फ 4 ही लोग हो। तभी झैंग कहता है मैंने 5th पर्सन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आती ही होगी। तभी वहाँ पर एक लड़की बाइक से आती है, उसे देखकर जीन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि ये इनका 5th पर्सन है, ये तो फेंगुआ स्कूल की टॉप स्टूडेंट लिंग शुआंग है। उसे देखकर झैंग कहता है बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं ना, और लिंग एन हैरानी से उससे पूछता है कि दीदी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये देखकर युनमो हैरानी से पूछने लगता है क्या वो तुम्हारी बहन है, मतलब ये कैसे हो सकता है, तुम उसका शक्ल देखो और अपना देखो। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जिन उससे कहता है कि मिस लिंग आप एक दूसरे सिटी से है, अगर आप हमारे सिटी से टीम अप करते हैं तो ये चीटिंग माना जाएगा जिससे हमारा पूरा सिटी का परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। वो कहती है इसकी चिंता तुम मत करो, मैं ऑलरेडी जीफेंग सिटी के कॉलेज में ट्रांसफर हो चुकी हूँ। वो जीन से धीरे से पूछता है कि क्या ये लड़की कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वो कहता है कि फेंगुआ सिटी का ओवरऑल रैंकिंग हमारे सिटी से कहीं ज्यादा है और ये लड़की ऑलरेडी ब्लैक क्रिस्टल के 2nd रैंक पर है। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ साल पहले एक पावरफुल स्ट्रिंग प्लेयर ने इसे देखा था और इसे अपना डिसिप्लिन बना लिया था और ये तो काफी पावरफुल बैटल टेक्निक में ट्रेंड है। हमारे जनरेशन में से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये मास्टर है। वहीं पर झैंग कह रहा होता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप हमारी हेल्प करेंगे, आपके मदद से हम लोग 5 पर्सन का टीम बन चुके हैं। वो उन सभी लोगों को हेलो कहती है। उसका भाई कहने लगता है तुम वापस क्यों आई, तुम तो फेंगुआ सिटी में थी ना। वो उसका गाल खींचते हुए कहती है जब मॉम डैड को पता चला था कि तुम अपने क्लास में नीचे से 1 वीक बीत गया है और आज से उनका टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और इसके लिए थियानजून फोर्ट सक्सेसफुली लैंड हो जाता है और सभी टीम्स अपना अपना गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ उनका लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया होता है जिसे सभी लोग देख रहे होते हैं और उन्हें गुड लक विश कर रहे होते हैं कि हमारे सिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करना और एक अच्छा आइडियल पॉइंट अचीव करना। वहीं पर युनमो का फादर को दिखाते हैं जहाँ पर वो भी ये देख रहे होते हैं और अपने मन में युनमो को गुड लक विश कर रहे होते हैं। वहीं पर जीन के टीम को दिखाते हैं जहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम मेरे कार चलाने की स्किल पर शक मत करना, कोई भी हमसे तेज नहीं है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जाकर सभी बिस्ट को खत्म कर देंगे। जिन कहता है इस मैप के हिसाब से सामने एक सेफ रिवर एरिया है, इसलिए चलो वहाँ पर चलकर कुछ देर आराम करते हैं और सभी लोग एडवांस में अपना बैटल आर्मर पहनकर बैटल के लिए प्रिपेयर रहना। वहीं उनके पीछे वाली सीट पर बैठे ल्यू को युनमो की चिंता हो रही होती है कि पता नहीं उसे कोई टीम मिला भी होगा या नहीं मिला होगा, मैं रिसेंटली उसे नहीं देखी हूँ। तभी जिन को कुछ आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो कहता है कि हमारे पीछे बहुत ही फास्ट स्पीड में कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, अलर्ट रहना। वो कहता कोई डायमेंशनल बीस्ट है क्या, लेकिन तभी उससे वो नज़र आ जाती है और वो कोई बीस्ट नहीं होता है बल्कि एक कार होती है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैंने खुद ही इस कार को मॉडिफाई किया है, इसलिए कोई भी कार हमसे स्पीड हो ही नहीं सकता है और कोई भी थियानजून फोर्ट में मुझसे अच्छा ड्राइवर हो ही नहीं सकता है। तभी वो कार एक पत्थर का हेल्प लेकर उनके ऊपर से जंप करके आगे निकल जाता है और वो युनमो का टीम होता है। जो लोग स्वयं को ऐसा ड्राइविंग से 2nd और 3rd रिचेस्ट किड को छोड़कर कोई भी नहीं डर रहा होता है। इसके बाद वो लोग उसी रिवर के पास जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं और युनमो कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि आखिर हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम लोग सबसे आगे हैं, लेकिन हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा। स्वांग कहती है मैं कहीं भी चल सकती हूँ और यहाँ के आसपास के डायमेंशनल बीस्ट को हराना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। झैंग कहता है कि हमारे पास सिस्टर स्वांग की तरह एक मास्टर है और इतना फास्ट स्पीड से चलने वाला थोर का चैरियोट भी है, इसलिए वो मैप पर एक जगह पर पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ये देखकर लू कहता है बट वो जगह तो ड्वार्फ विच का है ना। युनमो
पूछता है वो कैसा बीस्ट है। लिंगेन बताता है कि वो रैम रिवर एरिया का सबसे डिफिकल्ट डायमेंशनल बीस्ट है। वो पूछता है क्या वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो बताती है अगर वो अकेले होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तुम उसे काफ़ी कमज़ोर भी कह सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग एक सोशल क्रिएचर है। वो लोग काफ़ी बुद्धिमान है और वो लोग इंसानों से काफ़ी नफरत करते हैं और वो लोग हमेशा ग्रुप में ही अटैक करते हैं, और अगर एक बार तुम उनके बीच में फंस गए तो बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। झैंग कहता है और इसीलिए कोई भी उनसे पंगा लेने नहीं जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो सारा पॉइंट्स हमारा हो जाएगा और उसके बाद कोई भी हमसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो दोनों चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग है भी कि नहीं, ये अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो क्या होगा अगर हम मारे जाते हैं तो। झैंग कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सिस्टर स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर युनमू पूछता है तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। वो कहती है ये सब डिसाइड करने का काम तुम लोगों का है। इसलिए वो लोग वोट करते हैं और 3-2 के कारण वो लोग वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वो दोनों डरपोक रोने लगते हैं और उन दोनों को वहीं पर छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। झैंग कहता है अगर हम लोग तुम्हें यहीं पर छोड़कर जाते हैं तो हमसे पहले तुम ही लोग मारे जाओगे। इसके बाद वो लोग अपना अपना आर्मर सूट पहन लेते हैं, जिसमें झैंग का सूट का नाम टर्मिनेटर गिंजा आर्म होता है और उसका वेपन स्ट्रिंग फोर्स रैम गन होता है। लू का सूट का नाम आर्म सेंटर गिंजा होता है और उसका वेपन लाइफ टेकिंग ब्लेड होता है। लिंगियान का सूट का नाम चेसर गिंजा आर्म होता है और उसका वेपन क्रोस्ड व्हील चॉप होता है। और स्वांग का मास्टर वॉरियर बैटल सूट होता है और उसका वेपन तीर धनुष होता है। तभी युनमू कहता है मैं भी तैयार हूँ। उसका सूट देखकर झैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है। युनमू पूछता है ऐसा भी क्या हो गया। वो बताता है ये तो वॉर गॉड्स टेम्पल का सूट है और ये सूट पैसों से भी खरीदा नहीं जा सकता है। ये बोलकर वो उसका आर्मर को अच्छे से देखने लगता है और टच करने लगता है। ये देखकर युनमू हैरान होकर सोच रहा होता है कि क्या ये सूट इतना ज़्यादा कमाल का है, मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे फादर को ये सूट कहाँ से मिला था। तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये सुनकर सिस्टर स्वांग कहती है वहाँ पर कुछ है, सभी लोग जल्दी से अपना पोजीशन ले लो। इसलिए सभी लोग अपना अपना पोजीशन जाकर ले लेते हैं और स्वांग झैंग से सिचुएशन को रिपोर्ट करने के लिए कहती है। वो कहता है मैंने टारगेट पे निशाना लगा लिया है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही ड्वार्फ बीच है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। स्वांग कहती है ये चेक करो कि वहाँ आसपास कोई और डायमेंशनल बीस्ट तो नहीं है ना। वो चेक करके बताता है कि यहाँ आसपास इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए वो युनमू और झैंग को उन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देती है और तभी झैंग अपने गन से एक का सर उड़ा देता है और युनमू अपना ब्लेड से दूसरे को खत्म कर देता है। इसके बाद फ्लक्सर यूनियन अलायंस का सीन को दिखाते हैं जहाँ पर कुछ फ्लक्सर सभी प्लेयर्स पर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक फ्लक्सर कहता है कि इस साल ब्लैक एम्पायर सिटी कुछ ज़्यादा ही कमाल दिखा रहा है, अभी सिर्फ आधा ही दिन बीता है और वो लोग पहले से टॉप 4 में शामिल हो गए हैं। एक बंदा कहता है इस साल स्नो सिटी का प्लेयर भी कम नहीं है, पिछले साल वो लोग 49 पोजीशन पर रहा करते थे लेकिन इस साल वो लोग रैंकिंग में 30 नंबर पर आ गए हैं। तभी एक कहता है हे देखो इस बार जीफिंग सिटी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, पहले वो लोग 130 नंबर पर हुआ करते थे बट वो लोग इस बार टॉप 70 में आ गए हैं। एक कहता है मैंने सुना है कि इस बार उनके सिटी में एक सुपर न्यू कमर आया है, क्या नाम है उसका, हाँ लुओजिन। दूसरा कहता है क्या लुओजिन, हंसाओ मत, वो कैसे इतना ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकता है। वहीं पर युनमू का टीम को दिखाते हैं जहाँ पर लिंगियान सभी बीचेस से डरकर भाग रहा होता है और उसका पीछा बहुत सारे ड्वार्फ बीचेस कर रहे होते हैं और जब वो एक सर्टेन जगह पर आ जाता है तब वो युनमू से कहता है कि मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है। तभी वहाँ पर युनमू आ जाता है, उसे देखकर वो कहता है मैं इन्हें लेकर आ गया, अब तुम्हारी बारी है। वो कहता है अब मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम यहाँ से निकलो। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और युनमू एक एक करके उन सभी लोगों को ख़त्म कर देता है और कुछ देर के लिए युनमू रुकता ही है कि तभी 2 लोग उस पर पीछे से हमला करने आते हैं, लेकिन उन दोनों को स्वांग और झैंग ख़त्म कर देते हैं। और स्वांग कहती है मैंने तुमसे फाइट पर फोकस करने बोला था ना, और नीचे आकर कहती है हम लोग यहाँ पर तुम्हें बैकअप करने आए हैं। वहीं पर एक बीस्ट मरा नहीं होता है और वो जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे वो लोग देख लेते हैं और कहते हैं उसे भागने मत देना, अगर वो जाकर रिपोर्ट कर देता है तो अच्छा नहीं होगा। तभी लू कहता है इसकी चिंता तुम मत करो और ये बोलकर वो अपना वेपन से उसे मार देता है। स्वांग कहती है इस पर हमने 4 बार करके 30 से 40 बीस्ट को मारा है, इन 4 बार में हम लोग काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स अर्न कर लिए होंगे। झैंग कहता है जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। ये बोलकर वो लिंगियान को फिर से दूसरे बीस्ट के ग्रुप को चारा बनकर लाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना करते हुए चिल्लाने लगता है कि इस बार मैं नहीं जाने वाला हूँ, ये 5वां बार है, मैं मरने से अच्छा क्विट करना पसंद करूँगा। तभी वो उसके पास आकर कहता है अगर ऐसी बात है तो हम सिर्फ युनमू का ही उसका चारा बना सकते हैं और उसके बाद फ्रंटल कॉम्बैट तुम पर छोड़ सकते हैं। ये देखकर वो काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं चारा बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे लीड करने के लिए मत बोलो। वहीं पर स्वांग बैठी होती है, तभी झैंग उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले बताया था कि ली युनमू 1 साल से भी कम टाइम का अवेकेंड है ना। झैंग कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि वो टेस्ट के कुछ दिन पहले ही अवेकन हुआ था। वो कहती है उससे अवेकन हुए सिर्फ 6 महीने ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा कैसे है, ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता है। झैंग कहता है मुझे पता है कि ये नॉर्मल नहीं है, मैं
मैंने उसे अपने टीम में इसीलिए इन्वाइट किया है क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। और तभी वहाँ पर लिंगियान चिल्लाते हुए आ रहा होता है कि सब लोग भागने के लिए तैयार रहो। उन्हें देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस पर उनका पूरा ग्रुप का लीडर ही आ रहा होता है। इसलिए वो सभी लोग रिट्रीट कर लेते हैं और इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग आज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। झैंग बताता है कि युनमू अकेले ही 230 बीस्ट को मारकर पूरे टीम का 43% कंट्रीब्यूशन किया है और स्वांग भी 92 बीस्ट को मारी है जो कि पूरे टीम का 35% कंट्रीब्यूशन है। युनमू कहता है सिस्टर स्वांग मुझे कवर कर रही थी, नहीं तो वो आसानी से मुझे ओवरटेक करके मुझसे ज़्यादा बीस्ट को किल कर देती, और अगर सिस्टर स्वांग मुझे कवर नहीं करती तो मैं उन पर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाता। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि इसने ये सब मुझे क्रेडिट देने के लिए बोला है और इसके सारे एक्शन भी काफ़ी ऑब्वियस है, ये जरूर कुछ सोच समझ कर ही कुछ छुपा रहा है। तभी झैंग लिंगियान से पूछता है क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा डिप्रेस क्यों लग रहे हो। वो दुखी होकर कहता है कि पूरा दिन बीत गया और मैं सिर्फ 5 पॉइंट ही स्कोर कर पाया। लू कहता है अब रोना बंद भी करो, मैंने भी बहुत ही कम पॉइंट अर्न किए हैं। तभी स्वांग कहती है कम ऑन अब रोना बंद भी करो, मैं तुम लोगों को अपना सारा पॉइंट दे देती हूँ। ये सुनकर युनमू थोड़ा सा चौंकते हुए सोचता है क्या ये भी पॉसिबल है। ये सोचकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना 15% पॉइंट झैंग को दे रहा हूँ। ये सुनकर लू कहता है क्या ये ठीक है, मेरा मतलब है तुमने वो पॉइंट्स काफ़ी मेहनत से अर्न किए हैं। युनमू कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग सेम टीम में हैं, इसलिए हमें एडवांस में चीज़ें और रिट्रीट भी साथ में ही करना चाहिए। ये देखकर लू कहता है आखिर तुम इतना ज़्यादा अच्छे क्यों हो, अगर मैं लड़की होती तो पक्का तुमसे प्यार हो जाता। तभी स्वांग कहती है अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, इसलिए जल्दी से सभी क्रिस्टल बांट कर अपने अपने टेंट में आराम करने चलो। इसके बाद युनमू अपने टेंट में आकर क्रिस्टल को देखकर कह रहा होता है तो यही वो क्रिस्टल है। तभी उसे स्वांग की बात याद आती है जो उससे कही होती है कि याद रखना ये क्रिस्टल सिर्फ 12 घंटे तक ही एक्टिव रहेंगी, अगर उस टाइम में तुम यूज नहीं करते हो तो क्रिस्टल बेकार हो जाएगा। ये सोचकर वो उसे अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट में डालने लगता है, इसलिए वो सिस्टम एक्टिवेट करके देखने लगता है कि सबसे पहले किस में डालना चाहिए। तभी उसे उसके टीचर की बात याद आती है जो उससे कहे होते हैं कि अगर तुम मुझसे सजेशन मांग रहे हो तो थियान ट्रेन केव सबसे पहला चॉइस होना चाहिए जो कि तुम्हारे सर में है, वो तुम्हारा सोचने का और रिएक्शन करने का टाइम को बहुत ही बढ़ा देगा। इसलिए वो सबसे पहले उसी में डालता है और वो उसके सर में जाने लगता है, और जब वो चला जाता है तब उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तभी वो देखता है कि 5 क्रिस्टल डालने के बाद भी सिर्फ 70% ही लाइट अप हुआ होता है। ये देखकर वो कह रहा होता है क्या मेरा क्वालिफिकेशन सच में इतना ज़्यादा बेकार है कि 5 डालने के बाद भी इतना कम लाइट अप हुआ है। तभी शैडो सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि फाइनली शैडो सिस्टम अपडेट हो गया। ये न्यूज़ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे एक्टिवेट करता है, इसलिए उसका शैडो उसके सामने अपीयर हो जाता है और वो भी उसका आर्मर पहना होता है। ये देखकर वो कह रहा होता है तो ये भी आर्मर पहन सकता है। तभी शैडो सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट अभी जिस डायमेंशन में है वहाँ पर शैडो का पावर होस्ट के पावर के बिल्कुल इक्वल है और कम नहीं होगा, और चूंकि अभी होस्ट ने अपना थियान ट्रेन केव को क्रिस्टल अब्जॉर्ब करके लाइट अप किया है उसके कारण शैडो का इंटेलिजेंट बढ़ गया है, जिससे अब होस्ट अपना कॉन्शियसनेस शैडो के बॉडी में डालकर उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अभी उसे ट्राई करने के लिए कहता है, और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है उसका कॉन्शियसनेस शैडो का बॉडी में चला जाता है और उसका रियल बॉडी अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। ये देखकर वो कह रहा होता है मैं तो सच में अपना शैडो का बॉडी में आ गया हूँ, ये फीचर तो सच में बहुत ही ग्रेट है। 6 महीने इंतजार करना बेकार नहीं किया, वैसे भी रात को सोकर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये बोलकर वो सबसे छुपती शुरुआत में दिखाते हैं कि युनमू कल रात को शैडो के बॉडी में जाकर जितना भी बीस्ट को मार कर क्रिस्टल लाया होता है उन सबको ऑब्जर्व करके कह रहा होता है कि कल रात को मैं सिर्फ बीस्ट को ही मार रहा था और क्रिस्टल ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे मेरा बॉडी को थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्टरी लग रही है। वैसे भी उन बीस्ट को मारकर जितना भी क्रिस्टल मुझे मिला था उससे मेरा थियान ट्रेन के पूरी तरह से पेनिट्रेट हो गया है। और एक कपड़े के टुकड़े की तरफ देखकर कह रहा होता है आखिर ये क्या है, कल रात को मैं जिस बीस्ट के ग्रुप को पीटने गया था वो लोग इसे स्कॉट कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आवाज़ लगाकर पूछते हैं कि क्या कल रात को तुम अच्छे से सो पाए थे, चलो अब चलने का वक्त हो गया है। उसका आवाज़ सुनकर वो उस कपड़े को अपने सिस्टम में डाल देता है और कहता है मैं आ रहा हूँ। वहीं पर बाहर में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। लिंगियान बताता है कि 4 क्रिस्टल को ऑब्जर्व करके मेरा हथेली का एक्यू पॉइंट 80% लाइट अप हुआ था। ये सुनकर लू कहता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरा तो फुट का एक्यू पॉइंट सिर्फ 75% ही लाइट अप हुआ था, मेरा क्वालिफिकेशन सरप्राइजिंगली तुमसे कम है। तभी वहाँ पर युनमू आ जाता है, उसे देखकर वो लोग पूछते हैं कि कल रात को तुमने कितना एक्यू पॉइंट को लाइट अप किए थे, तुम्हारा क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो जरूर तुम 1 से ज़्यादा एक्यू पॉइंट को लाइट अप कर पाए होगे। युनमू सोचते हुए कहता है मेरा सिर्फ 70% ही लाइट अप हुआ था। ये सुनकर वो दोनों उसी पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा तो हमसे भी कम है, इसका मतलब हमारा क्वालिफिकेशन तुमसे कहीं जाता है। तभी वहाँ पर झैंग आकर उनसे कहता है
गाड़ी में आकर बैठ जाओ, चलने का वक्त हो गया है। वो पूछता है आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जैंग कहता है ये भी क्या पूछने वाली बात है क्या? ऑफ कोर्स हम लोग ड्वार्फ के लीडर को ढूंढ कर बदला लेंगे। और इसके बाद बताया जाता है कि ऐसे करते करते 3 से 4 दिन बीत गया। कुछ दिन की कॉन्स्टेंट फाइटिंग के कारण सभी लोगों ने ग्रेट प्रोग्रेस किया है और उनके टीम के बीच भी कोऑपरेशन काफी अच्छा होते चला है और अब वो लोग एक साथ मिलकर हाई लेवल के डायमेंशनल बीस्ट को भी ढेर कर सकते हैं। और जुनमो सीक्रेटली रात को शैडो का बॉडी को यूज करके प्रैक्टिस करते करते 4 स्ट्रिंग पॉइंट को इग्नाइट करके अपना स्ट्रेंथ डबल कर लिया है। इसके बाद एक बंदे को दिखाते हैं जो उस टूर्नामेंट को देख रहा होता है। तभी वो अपने एक स्टाफ को बुलाता है। तभी वो आकर कहता है सर क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? उसके सर कहते हैं इस साल जीफेंग सिटी कुछ ज़्यादा ही कमाल दिखा रहा है। उसका स्टाफ कहते हैं कि हाँ इस बार जीफेंग सिटी का रैंकिंग सबकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। वो पूछते हैं इस रेड हेडेड किड के बारे में तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? उसका स्टाफ कहता है ये एक स्मॉल पर्सन है और इसका फैमिली काफ़ी ऑर्डिनरी है और इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका टीम ने इस साल काफ़ी ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर लिया है। सरप्राइजिंगली इन लोगों ने लुवो जिन को भी सरपास कर दिया है जिस पर जीफेंग सिटी ने काफी उम्मीदें लगाकर बैठा था। उसका मास्टर कहते हैं कि ली यूनमू और लुवो जिन सच में काफी अच्छा सेडलिंग है, लेकिन ये काफी दुख की बात है कि जीफेंग सिटी का टैलेंट मेरा किसी काम का नहीं है और जिसे मैं यूज नहीं कर सकता हूँ वो फ्यूचर में मेरे लिए खतरा बन सकता है। तभी वो पूछता है आप क्या सोच रहे हैं सर? वो कहते हैं मिडिल स्टेट क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में कुछ स्टूडेंट्स का मारा जाना तुम्हें नहीं लगता कि काफ़ी कॉमन बात है? वो कहता है मैं समझता हूँ सर, और वहीं पर वो सीन कट हो जाती है। इसके बाद उनके टीम को दिखाते हैं जहाँ पर जुनमो पूछ रहा होता है कि क्या हम लोग सच में नेक्स्ट इस टाइप पर हमला करने जा रहे हैं। वहाँ पर कई सारे मैजिकल ड्वार्फ और एल्डर ड्वार्फ विजार्ड होंगे। जैंग कहता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया है और मुझे पता चले कि उनके एल्डर्स वहाँ पर नहीं है और हम लोग ड्वार्फ विजार्ड को मारकर और ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तभी स्वांग कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम सभी लोग पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गए हो, इसलिए अब कुछ डिफिकल्ट ट्राई करने का वक्त आ गया है और वैसे भी मुझे ब्लैक क्रिस्टल चाहिए। ये सुनकर यूनमू सोचने लगता है कि हाँ वो कई दिनों से हमें इम्प्रूव करने में अपना क्रिस्टल शेयर कर रही थी। तभी स्वांग कहती है तैयार रहो और चलो स्ट्रॉन्ग एनिमी से फाइट करते हैं। और इसके लिए वो लोग फिर से लिंग यान को चारा बनाकर उन्हें लाने के लिए भेज देते हैं। और जब कुछ देर तक वो नहीं आता है तब यूनमू पूछता है इस बार उससे आने में इतना ज़्यादा देर क्यों हो रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है ना? जैंग कहता है तुम उसकी ज़्यादा चिंता मत करो, वो पहले ही क्रिस्टल अब्जॉर्ब करके अपना हाथ को बहुत ही मजबूत बना चुका है, इसलिए अब वो अटैक करने में मुझसे कमजोर नहीं है। लेकिन ये बात वो खुद भी नहीं जानता है। तभी लिंग यान वहाँ पर कई सारे बीस्ट को लेकर आ जाता है और उनसे फाइट करने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। उसे देखकर यूनमू कहता है फाइनली वो आ ही गया, अब काम का वक्त आ गया है। तभी वहाँ पर एक दूसरा ही टीम आकर कहता है तो यही वो स्क्वाड है जिसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे थे, बट ये तो मुझे किसी तरह से स्पेशल नहीं लग रहा है। तभी वो लोग उनसे कहना शुरू करते हैं कि तुम्हारा मेहनत के काम के लिए थैंक्स, बट अब ये सब पॉइंट्स हम ले रहे हैं। ये बोलकर वो दोनों उन बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर यूनमू कह रहा होता है कि उसने ड्वार्फ विजार्ड को कितनी आसानी से मार दिया, आखिर कौन है ये लोग? स्वांग बताती है ये टीम दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है और यहाँ पर ये लोग हमसे कम्पीट करने आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा ग्रेड काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए हम दूसरी टीम का टारगेट बन रहे हैं। तभी वो लोग उनसे कहना शुरू करते हैं कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम लोग इतना ज़्यादा रिजनेबल हो गए। वैसे भी उस बंदे ने इन सबको यहाँ पर लाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। तभी जैंग वहाँ से जाते हुए कहता है चलो यहाँ से। ये देखकर लू पूछता है क्या? वो कहता है पॉइंट्स चोरी हो चुका है, अब यहाँ पर रहकर करेंगे भी क्या? लू कहता है क्या तुम उन्हें सबक सिखाना नहीं चाहते हो? जैंग कहता है उनसे आर्ग्यू करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये सब देखकर दूसरा टीम का मेंबर कहता है कि देखो वो लोग तो हमें इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा कहता है उनका पॉइंट्स हमने चुरा लिया और वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं। वो लोग सच में एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो सिर्फ छुपना और पॉइंट्स लेना जानते हैं। दूसरा बंदा जैंग को भड़काते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होगा, एक मर्द होने के कारण अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता है तो फाइट बैक करो, कमोन कम से कम हमें सबक तो सिखाओ। ये बोलकर वो जैंग पर हमला करने आगे बढ़ता है और जब जैंग से रहा नहीं जाता है तब वो उसे एक किक उसके मुँह पर मार देता है, जिससे उसका नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर जाकर गिर जाता है। ये देखकर उसका साथी बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन तभी जैंग उससे कहता है तुम लोगों ने पहले ही हमारा पॉइंट चुरा लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमें जाने नहीं दे रहे हो, मेरे साथ मेसअप मत करो वरना। तभी वहाँ पर एक रेड कलर का फायरवर्क ऊपर से आता दिखाई देता है। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो है क्या, लेकिन जो भी हो वो समझ जाते हैं कि वो किसी तरह का खतरा है, इसलिए जैंग सबको वहाँ से भागने के लिए बोलता है। लेकिन उनके भागने से पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार डीमन डॉग आ जाता है और वो देखते ही देखते उस बंदे को नोच देता है जो अभी अभी एक किक खाया होता है, और वो एक बार फिर से उस
उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर उसका साथी उसका हेल्प करने आगे जाने लगता है, लेकिन झैंग उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे इडियट, वहाँ मत जाओ। लेकिन वो नहीं सुनता है और वहाँ पर चला जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो उस पर भी अटैक कर देता है। ये देखकर झैंग सबको जल्दी से वहाँ से रिट्रीट करने के लिए कहता है कि भागो यहाँ से, ये एक डीमन डॉग है। लिंगियान पूछता है, बट उन दोनों का क्या हुआ? युनमू कहता है, वो लोग वैसे ही होपलेस हो चुके हैं, हम उन्हें नहीं बचा सकते हैं। वहीं पर झैंग उस पर हमला कर रहा होता है और वो सभी लोग अपने कार की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एक ड्वार्फ एल्डर उस बीस्ट के ऊपर बैठा होता है जो उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे रहा होता है। युनमू भागते हुए पूछ रहा होता है, आखिर अचानक यहाँ पर इतने सारे डीमन डॉग्स कहाँ से आ गए? झैंग कहते हैं कि हम लोग ड्वार्फ एल्डर के बनाए हुए जाल में फंस गए और वो फायरवर्क उनका सिग्नल था उनका प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने 2 और डीमन डॉग आ जाते हैं और वो लोग चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। ये देखकर लिंगियान रोने लगता है कि अब हम लोग क्या करें। तभी एक बीस्ट बोलता है, तुमने हमारे कई सारे लोगों को मारा है, अब बदला लेने का टाइम आ गया है। उसे देखकर युनमू कहता है, अरे ये अगली दिखने वाला बंदा तो बात कर रहा है, ये पहली बार है कि मैं किसी डायमेंशनल बीस्ट को बात करते हुए देख रहा हूँ। स्वांग कहती है, अरे इडियट, वो एक इंटेलिजेंट डायमेंशनल बीस्ट है, द ड्वार्फ विच एल्डर। युनमू कहता है, बट फिर भी ये काफी घटिया दिख रहा है। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन युनमू वहां से हट जाता है जिससे उसका चोट उसका डीमन डॉग को लग जाती है। तभी वो बीस्ट अपने डीमन डॉग्स को उनके टुकड़े टुकड़े करने का ऑर्डर देता है, इसलिए वो लोग उन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। वहीं पर युनमू स्वांग से कह रहा होता है कि तुम ही सिर्फ हो जो यहाँ से निकल सकती हो, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से जाओ और गाड़ी लेकर आकर हमें पिकअप कर लेना, तब तक हम लोग इन्हें यहीं पर रोक कर रखते हैं। वो पूछते, क्या तब तक तुम लोग इन लोगों को यहाँ पर रोक के रख पाओगे? युनमू कहता, सच बोलो तो मुझे नहीं पता, इसलिए तुम्हें जल्दी ही आना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उन पर हमला करके स्वांग के लिए रास्ता बनाने लगता है वहां से जाने के लिए, और वो वहां से जाते हुए सोच रही होती है कि मेरे आने तक इन्हें रोक के रखना। तभी एक डीमन डॉग आकर उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिंगियान उसके सामने आ जाता है जिससे उसका पूरा सूट टूट जाता है और सर में उसके चोट भी लग जाती है। वो उसकी हेल्प करने आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो कहता है, पीछे मुड़कर मत देखो, अगर तुम गाड़ी लेकर जल्दी नहीं आती हो तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला कर देता है। वहीं पर लू को दिखाते हैं और वो भी 2 लोगों को मारकर वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन तभी एक बीस्ट उस पर पीछे से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन झैंग उसे मार देता है और कहता है, अपने पीछे देखो। वहीं पर युनमू उन सभी लोगों को बड़े ही आराम से खत्म किए जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो लोग काफ़ी जल्दी रीइंफोर्स हो रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग इसे ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख पाएंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक डीमन डॉग लिंगियान को उठाकर पटक देता है। ये देखकर युनमू सोचता है कि वो लोग अब और सह नहीं सकते हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी युनमू देखता है कि सभी डीमंस डॉग उस एल्डर का ही बात मान रहा है, इसलिए युनमू सबको छोड़कर उसी पर हमला करने लगता है। इसलिए वो एल्डर चिल्लाने लगता है कि अरे बेवकूफ डीमन, मुझे आकर बचाओ। ये सुनकर वो सभी डीमन डॉग्स रुक जाते हैं और तीनों के तीनों डीमंस डॉग उसे बचाने चले जाते हैं। ये देखकर युनमू सोच रहा होता है कि 1 के अगेंस्ट 3, ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे लड़ने के लिए मुझे मेरा सारा स्ट्रिंग फोर्स का यूज करना पड़ेगा। और देखते ही देखते तभी अचानक युनमू में से बहुत ही सारा एनर्जी फ्लो होने लगता है और वो उन सभी लोगों से अकेले फाइट करने लगता है। ये देखकर झैंग कहता है कि आखिर युनमू अकेले उन तीनों को कैसे संभाल पा रहा है। तभी लू कहता है, क्या तुमने वो देखा, कहीं युनमू अभी वॉर गॉड स्टेट में तो नहीं है ना, जिस स्टेट के बारे में वो हमें बता रहे थे। ये सुनकर झैंग कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि युनमू वॉर गॉड स्टेट में एंटर कर चुका है? ली युनमू, आखिर किस तरह का सीक्रेट तुम हमसे छुपा कर रखे हो? युनमू का वैसा हालत देखकर उनका लीडर काफी ज्यादा डर गया होता है और कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा इंसान है या कोई डीमन है, आखिर ये बंदा इन तीनों से अकेले कैसे लड़ सकता है। और तभी उसके पीछे जितने भी बीस्ट होते हैं उन पर भी कोई आकर हमला करने लगता है। ये देखकर वो कहता है, अब कौन आ गया? और वो स्वांग होती है जो गाड़ी में लगे मशीन गन से उन सभी लोगों पर हमला कर रही होती है और उनसे कहती है, जल्दी से आकर कार में बैठ जाओ। तभी झैंग युनमू को कार में आकर बैठने के लिए एक पूछता है, क्या ये वही बंदा है, क्या उसका इमेज ब्लॉक्ड है? वो बताता है कि हाँ, सभी इमेजेस को ब्लॉक कर दिया गया है और मैसेज तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है। उनका प्रेसिडेंट कहता है, बहुत अच्छा, जल्दी से होली वन को इसके बारे में बताओ। वहीं युनमू को दिखाते हैं जिसे होश आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से तो मैं वहाँ से भाग गया था ना, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा थका हुआ क्यों फील कर रहा हूँ। तभी लू कहता है, फाइनली तुम होश में आ ही गए, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कुछ देर पहले तुम कैसे बने हुए थे। युनमू कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे उस वक्त क्या हो गया था, अचानक मैं अपने बॉडी में बहुत सारा पावर फील करने लगा था और फाइट करने का मेरा डिजायर खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा था। तभी झैंग कहता है, अब उस बात को वहीं पर रहने देते हैं। हालांकि इस बार सबकी जान खतरे में थी, लेकिन इसका फायदा भी हमें काफ़ी हुआ। इस बार हमें 2 ब्लैक क्रिस्टल के साथ साथ 30 कॉमन क्रिस्टल भी मिला है। इस बार हम सभी लोगों को जान युनमू के कारण ही बच पाया है। मुझे लगता है कि
ये बात वो पूरा करता है कि तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि हमें जितना भी आइटम मिला है वो सब यूनमो को दे देते हैं। ये सुनकर यूनमो भी हैरान होकर कहता है क्या सब मुझे दे दो, पर क्यों? लिंगजान कहता है बस ले लो, अगर तुम नहीं होते तो हम लोग अभी यहाँ पर नहीं होते हैं। और लो भी कहने लगता है, लेकिन यूनमो कहता है मुझे नहीं चाहिए, इस ऑपरेशन में हम सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, इसलिए हम सभी लोग रूल के अकॉर्डिंग ही बांटेंगे। वैसे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने बस वो सब किया जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैं कर सकता था। ये सुनकर वो लोग कहते हैं अगर तुम कह ही रहे हो तो ठीक है, चलो रूल के हिसाब से बांटते हैं। और काफ़ी ज़्यादा थक जाने के कारण वो लोग वहीं पर टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं। वहीं पर यूनमो को दिखाते हैं जो नहाने के बाद काफ़ी अच्छा फील करते हुए जा रहा होता है। तभी शैडो सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि होस्ट का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के कारण सिस्टम उसे एक रिवॉर्ड दे रहा है। ये बोलकर वो उसे डायमेंशनल बॉक्स नाम का रिवॉर्ड देता है जो कि एक तरह का लॉटरी होता है जिसमें से कुछ भी निकल सकता है, कोई इक्विपमेंट या फिर कोई स्किल। ये देखकर यूनमो काफ़ी खुश होकर उसे खोलता है, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तभी शैडो सिस्टम उसे फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि उस बॉक्स में से एक बहुत ही पावरफुल ए लेवल का स्किल विडलिंग लेग निकला है जिससे वो हवा में ही किसी को भी किक मार सकता है। इतना बताकर वो पूछता है क्या तुम इस स्किल को सीखना चाहते हो? यूनमो कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफकोर्स मैं सीखना चाहता हूँ। इसलिए शैडो सिस्टम इस स्किल को उसके माइंड में डाउनलोड कर देता है। ये देखकर यूनमो कह रहा होता है कि इस स्किल को ट्राई करने के लिए मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए वो रात को शैडो के बॉडी में जाकर उस स्किल को ट्राई करने लगता है और कह रहा होता है कि ये स्किल तो सच में काफ़ी कमाल का है। और जब यूनमो शैडो के बॉडी में होता है तो उसी वक्त कोई यूनमो के टेंट में आ जाता है और उसका फोटो देखकर वो बंदा कह रहा होता है तो यही वो बंदा है, सॉरी कीडो, तुम इतना ज़्यादा अच्छे हो कि तुम दूसरों के रास्ते में आ सकते हो। आई होप कि तुम ये कहावत द गन स्ट्राइक द बर्ड अपने अगले जन्म में याद रखोगे। वहीं पर यूनमो कुछ बीस्ट को मारकर कह रहा होता है कि मेरे पास इस तरह का सेट ऑफ कॉम्बैट स्किल होने के कारण अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। तभी शैडो सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है कि होस्ट का अपना बॉडी खतरे में है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी बॉडी में लौट जाओ। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और तुरंत अपने बॉडी में चला जाता है। वहीं पर वो बंदा यूनमो को मारने ही वाला होता है कि तभी यूनमो अपने बॉडी में आ जाता है और जल्दी से उठकर उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो। यूनमो उससे पूछता है आखिर कौन हो तुम? वो बंदा कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आज रात को तुमको मरना है। तभी यूनमो अपना वेपन निकालने लगता है, लेकिन वो उस पर अटैक करके उसे निकालने ही नहीं देता है और तभी उस बंदे के बॉडी में से गोल्डन लाइट निकलने लगता है। ये देखकर यूनमो सोचता है गोल्डन लाइट, इसका मतलब ये हाफ स्टेप गोल्डन क्रिस्टल का स्ट्रिंगर है। आखिर इतना हाई रैंकिंग के स्ट्रिंगर को मुझसे क्या चाहिए? वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम सच में काफ़ी तेज है, देखते हैं तुम इस बार इसे डॉज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है और इससे पहले कि यूनमो कुछ समझ भी पाता वो उसके पेट में अपने घुटने से मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगती है। और तभी वो बंदा एक किक मारकर उसे बहुत ही दूर फेंक देता है और यूनमो अपना टेंट का छत फाड़ते हुए ऊपर चला जाता है, जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि बिना किसी वेपन के मैं उसका मैच बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वो बंदा कहता है क्या बात है, अभी भी तुम्हारी सांसें चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इस अटैक के बाद वो बंद हो जाएगी। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी स्वांग आकर उसके तरफ एक शॉट फेंक कर कहती है उसे कैच कर लो। यूनमो उसे लेकर उसे थैंक्स कहकर उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि हथियार के साथ तो तुम बिल्कुल ही अलग पर्सन बन गए हो। यूनमो कहता है तुम्हारा बहुत नाटक देख लिया, अब फाइट बैक करने की बारी मेरी है। ये बोलकर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुम्हारा शॉट टेक्निक सच में काफ़ी कमाल का है, लेकिन एक्सप्लोजिव पावर ज़्यादा नहीं है। ये बोलकर वो उसका शॉट पकड़ लेता है और उस पर हमला करते हुए कहता है इसलिए ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। वहीं पर यूनमो उठने की कोशिश कर रहा होता है और वह बंदा उससे कह रहा होता है अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम्हें मारना काफ़ी शर्म की बात होगी, लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है, उसमें पर्सनल फीलिंग की कोई जगह नहीं होती है। ये बोलकर वो अपना काफ़ी पावरफुल अटैक उस पर कर देता है, लेकिन वहीं पर यूनमो मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर वो बंदा सोच रहा होता है कहीं वो पगला तो नहीं गया है ना। वहीं पर शैडो सिस्टम यूनमो को बताता है कि उसका मैड ब्लेड का एक्यूमुलेटर लेवल अपग्रेड होकर लेवल 4 पर पहुंच गया है। ये देखकर यूनमो कहता है लगता है कि मैं कैचअप कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उसके अटैक को रोकने आगे बढ़ता है। वहीं पर ये देखकर वो बंदा काफी हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि कहीं ये यूनमो नाम का बंदा मेरा पावरफुल 8 एक्सट्रीम इन्फर्नो ड्रैगन क्लो को रोकना तो नहीं चाहता है ना। वहीं पर यूनमो उस पर अटैक करके उसका ड्रैगन क्लो को खत्म कर देता है और इससे पहले कि वो बंदा कुछ सोच भी पाता वो अपना हाथ नीचे कटकर गिरा हुआ पाता है। ये देखकर वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वहीं पर यूनमो उससे कह रहा होता है इस बार तो मैंने तुम्हारा हाथ काटा है,
अगली बार तुम्हारा सर होगा। अपना हाथ कट जाने के कारण वो बहुत ही चिल्ला रहा होता है और उसे गाली दे रहा होता है। तभी युनमो उससे कहता है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर तुमने जल्दी अपना हाथ का ट्रीटमेंट नहीं किया तो तुम काफ़ी ज़्यादा ब्लड खो दोगे, जिससे तुम मारे भी जा सकते हो। तभी वो बंदा वहाँ से भागते हुए कहता है याद रखना, मैं तुमसे बदला जरूर लूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है और तभी युनमो गिरने लगता है, लेकिन स्वांग आकर उसे पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है मैं ठीक हूँ और मुझ पर तुम्हारा एक एहसान है। लकीली उसने ये नहीं देखा कि मैं फेंक रहा था। अगर हम लोग कंटिन्यू करते तो मैं बच नहीं पाता। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और झैंग बताता है कि लिंगियान और लू रात को पेट्रोल कर रहे थे, लेकिन एक मिस्टीरियस पर्सन आकर उन दोनों को बेहोश कर दिया था, लेकिन मारा नहीं था। इसका मतलब उसका टारगेट पूरा टीम नहीं था बल्कि सिर्फ तुम ही थे। स्वांग कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कुछ हायर अप्स के लोगों का इंटरेस्ट को हर्ट कर दिया है, इसलिए उन लोगों ने असैसिन को भेजा था हमारे मेन बंदे को मारने के लिए। लिंगियान कहता है अगर ऐसी बात है तो उसका टारगेट तो मेरी बहन होना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो युनमो से स्ट्रॉन्ग है। वो कहती है कि सभी फेमस लोग हमारे फादर की इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि अपर क्लास के लोग भी मुझ पर अटैक करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और वैसे भी मेरे मास्टर एक सेंट है। वहीं पर ये सब सुनकर युनमो सोच रहा होता है कि इसका मतलब मेरा ही कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं इजीली बुली हो जाता हूँ, मैं उससे बदला लेकर ही रहूँगा। तभी झैंग कहता है जब तक युनमो का चोट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है हम लोग कुछ दिन तक आराम करेंगे। युनमो कहता मैं ठीक हूँ, हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद टॉप रैंकिंग में पहुंचे हैं, इसलिए अगर हम लोग अभी ब्रेक लेते हैं तो हम लोग बहुत ही नीचे गिर जाएंगे। तभी झैंग कहता है ये तुम क्या बक रहे हो, तुम्हारा लाइफ इस कंपटीशन से कहीं ज़्यादा जरूरी है, और सबको रेस्ट करने के लिए बोलकर कहता है कि अब मैं पेट्रोल करूँगा। तभी युनमो उठकर अपने मन में कहता है ये भी खत्म नहीं हुआ है। ये सोचकर वो उस बंदे का ब्लड अपने शैडो सिस्टम में डालकर स्कैन करके उसका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। सिस्टम उसका इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे भेज देता है। सिस्टम कहते हुए झैंग सुन लेता है, इसलिए वो पूछता है कैसा सिस्टम। ये सुनकर युनमो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनमो क्रिस्टल ऑब्जर्व कर रहा होता है और कह रहा होता है कि थैंक्स टू मेरा शैडो जो कि मेरे लिए बीस्ट को मार कर क्रिस्टल लेकर आ रहा है, अब तो मुझे फ्यूचर में शैडो सिस्टम का यूज करते वक्त और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। कल तो लगभग मैं पकड़ा ही गया था। कल रात को जब झैंग उससे पूछा होता है कि कौन सा सिस्टम, तो युनमो उसे बेवकूफ़ बना देता है ये बोलकर कि मैं अपना कंप्यूटर का सिस्टम अपडेट करने की बात कर रहा था। तभी शैडो सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट ने 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट एक्यूमुलेट कर लिया है, क्या तुम इन पॉइंट्स का यूज करके अपना दूसरा शैडो बनाना चाहते हो? ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहने लगता है क्या दूसरा शैडो, और कहने लगता है अगर मेरे पास एक और शैडो होता है तो मैं अपना एक्सपीरियंस डबल कर पाऊंगा। ये सोचकर युनमो उसके लिए हाँ कह देता है, जिससे उसका एक नया शैडो वॉरियर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर वो कहता है अब जब फ्यूचर में मेरे पास 2 शैडो रहेंगे तो उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका कोई नाम भी रखना पड़ेगा। ये बोलकर वो पहले वाले को नंबर 1 और दूसरे वाले को नंबर 2 नाम रख देता है, लेकिन वो नाम उन्हें पसंद नहीं आया होता है और वो नंबर 2 को बुलाने ही लगता है कि तभी उसे कोई बुलाने लगता है। इसलिए युनमो जाकर देखता है और वहाँ पर स्वांग होती है जो उससे कहती है कि हमें नोटिफिकेशन मिला है कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बाकी सारे टीम्स पर भी असैसिन्स ने हमला किया था और उसमें लुओ जिन का भी टीम शामिल है। ये सुनकर वो पूछने लगता है क्या लिऊ ठीक है? वो कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ लुओ जिन का ही इंजरी थोड़ा सा सीरियस है और बाकी लोग थोड़े से इंजर्ड है, और स्ट्रिंगर्स गिल्ड ने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। स्ट्रिंगर्स गिल्ड इस मामले को काफ़ी सीरियसली लिया है और बोला है कि जो भी लोग या फिर जो भी सिटी इसके पीछे है वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी युनमो उससे पूछता है कि आज तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो, बाकियों के साथ ट्रेनिंग पर क्यों नहीं गई? वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है क्योंकि बहुत ही दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व करने पर मुझे पता चला है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए आज मैं अकेले यहाँ पर तुमसे कुछ कहने के लिए रुकी हूँ। ये सुनकर वो सोचने लगता है कहीं ये अपना लव तो कन्फेस नहीं करने वाली है ना। तभी वो कहती है मैं बहुत ही टाइम पहले से ही इन वर्ड्स को चुन के रखी हूँ और आज हिम्मत करके तुमसे कहने वाली हूँ, इसलिए तुम मना मत करना। ये देखकर युनमो शर्माते हुए सोचने लगता है कि ये तो पक्का कन्फेस करने वाली है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल काफ़ी कमाल का है और मैं तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहती हूँ, इसलिए चलो फाइट करते हैं। ये बोलकर वो कहती है तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहता है मैं तैयार हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि ये लड़की एक मार्शल आर्ट ल्यूनेटिक है, मैं ही इडियट था जो फालतू की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर वो सोच रहा होता है जैसे एक्सपेक्ट किया था इसका एक एक अटैक बिल्कुल फाइन और एक्यूरेट है, लेकिन मैं भी हारने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। वो उससे बचते हुए सोचती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तभी युनमो अपना मैड ब्लेड निकाल लेता है। ये देखकर वो कहती है क्या तुम अपना मैड ब्लेड इतनी जल्दी यूज करने वाले हो? लेकिन वो कोई भी जवाब ना देकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है और इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाती कि तभी वो फिर से अटैक करने आ जाता है और इस बार वो लेवल 2 यूज कर रहा होता है। ये देखकर वो सोचने लगती है क्या लेवल 2 मार्शल आर्ट्स के स्किल कंबाइन किए जा सकते हैं? मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है।
ये सोचकर वो सबसे पहले उससे दूर भागने की कोशिश करती है और इस बार वो लेवल 3 के साथ अटैक करता है। और इससे पहले कि वो लेवल 4 को एक्टिवेट करता है कि तभी वो उसका शॉट को अपने हाथ से पकड़ लेती है और कहती है जबकि तुम्हारा शॉट टेक्निक हर एक मूव के साथ बेहतर होते जा रहा है तो मैं इसे एक ही बार में खत्म कर देती हूँ। ये बोलकर वो अपना शॉट उसके एपिसोड की शुरुआत में शाम का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग ट्रेनिंग करके वापस आ जाते हैं। जैंग उसके हाथ में लगे हुए चोट को देखकर पूछता है वो कैसे हुआ। वो बताती है ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्सीडेंटल चोट है। जैंग बताता है कि आज हम लोग ड्वार्फ विच के टेरिटरी को एक्सप्लोर करने गए थे। लास्ट बैटल के बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, इसलिए अब अगर युनमू का चोट ठीक हो भी गया है तब भी पहले जैसा अटैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था जिससे मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, लेकिन इसके लिए स्वांग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ये बोलकर वो सबको अपना प्लान बता देता है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या, मैं किसी बीच एल्डर को सीड्यूस नहीं करने वाली हूँ। जैंग कहता है मुझे पता है कि इससे तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकती हो बट ये पूरा टीम के लिए है। तभी युनमू कहता है आखिर ये किस तरह का तुम्हारा प्लान है, तुम स्वांग को सेक्रीफाई करना चाहते हो। लू बताता है आज हम लोग जब स्काउट कर रहे थे तब हमने एक एल्डर को अपने विचेस को ऑर्डर देते हुए सुना था। वो उन्हें एक खूबसूरत ब्यूटी को पकड़ कर लाकर उन्हें ऑफर करने को ऑर्डर दे रहे थे। ये सुनते ही जैंग को एक आइडिया आया था कि इस बार उनका लीडर जब कोई ठरकी है तो हमारा काम जरूर काम करेगा। जैंग कहता है हम लोग सबसे पहले उनके लीडर को ही खत्म करेंगे। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगजान आकर कहता है कि जो भी सामान हमें चाहिए वो सभी गाड़ी में है। जैंग कहता है जैसे ही वो तैयार होकर आती है हम लोग अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने चलेंगे। तभी वहाँ पर वो ड्रेस चेंज करके आ जाती है और पूछती है क्या ये सब नाटक करना जरूरी है। वो कहता है ऑफकोर्स प्लान के लिए ऐसा ड्रेस पहनना जरूरी है। इसके बाद वो लोग अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 ड्वार्फ विच दिखते हैं। उसे देखकर वो कहता है कि वही दोनों हमारा टारगेट है। ये देखकर वो पूछती है क्या तुम श्योर हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। वो कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, जैसा मैंने प्लान किया है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हें चेस करने का दिखावा करूंगा और जैसे ही ड्वार्फ विच तुम्हें देखेंगे और जब वो तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लड़की को देखेंगे तो जरूर तुम्हें पकड़ कर अपने लीडर को ऑफर करने के लिए लेकर चले जाएंगे और हम लोग तुम्हें फॉलो करके उसके अड्डे पर पहुंच जाएंगे और जब टाइम आएगा तो हम लोग उनके पूरे ग्रुप को ही खत्म कर देंगे उनके लीडर के साथ। इतना बताकर वो कहता है यही मेरा प्लान है। इसके बाद वो भागने का नाटक करने लगती है और वो उसका पीछा करने का नाटक करने लगता है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी अचानक जैंग का पैर फंसता है और वो वहीं पर गिर जाता है और उसका रबर बैंड टूटने के कारण उसका हेयर खुल जाता है और वो कह रहा होता है कि यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे टाइम में गिर गया। तभी वो बीचेस उसका खूबसूरती देखकर उसे ही लड़की समझकर उसे उठाकर लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी हुआ क्या। तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी नीचे आ जाते हैं और स्वांग कहती है कि इस स्टोरी का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा मैजिकल है। तभी लू चिल्लाने लगता है अब हम क्या करें, सिर्फ हमारा प्लान ही फेल नहीं हुआ है बल्कि जैंग भी पकड़ा गया। तभी युनमू कहता है तुम ज़्यादा पैनिक मत करो, तुम जितना सोच रहे हो चीज़ें उतना ज़्यादा खराब नहीं हुई है। प्लान अभी भी सेम है, सिर्फ स्वांग की जगह जैंग ले लिया है और वो लोग उसका लोकेशन पता करके वहाँ पर जाने लगते हैं। वहीं पर जैंग को दिखाते हैं जिसे वो लोग पूरा तैयार करके बांध कर रखे होते हैं और वो लोग अपने लीडर से कह रहे होते हैं कि जो ब्यूटीफुल वीमेन आपको चाहिए था वो ये रहा। तभी वहाँ पर उनका लीडर फूल और चैंपियन लेकर आ रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि अंदर चाहे जो भी हो जाए तुम लोग अंदर मत आना। वहीं पर उसके टीम को दिखाते हैं जो लोग उनके सभी गार्ड को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। स्वांग बताती है उसका लोकेशन इस केव में दिखा रहा है, शायद यही उनका अड्डा होगा, लेकिन हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि उसका लोकेशन कुछ टाइम से एक ही जगह पे रुका हुआ है। शायद जैंग उनके लीडर को भेज दिया गया है, इसलिए वो लोग जल्दी से अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर उसका लीडर जैंग के करीब जाता है लेकिन वो उसे एक लात मारकर खुद से दूर कर देता है। ये देखकर वो उसका मुंह पकड़कर कहता है तुम काफी टफ हो और चूंकि तुम इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो तो चलो क्यों ना ये गेम खेलते हैं। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जो लोग आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें कुछ गार्ड्स दिखता है। उन्हें देखकर वो लोग रुक जाते हैं और युनमू कहता है कि उन्हीं के घर में उनसे फाइट करना ठीक नहीं होगा, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो कहती है बट उसके रूम में जाने का यही एक आखिरी रास्ता है, अब हम लोग क्या करें। तभी युनमू को ऊपर में एक रास्ता दिखता है। वहीं पर जैंग को दिखाते हैं जिसकी बेड़िया वो खोल देता है और कहता है इस गेम का नाम है तुम भागोगे और मैं तुम्हें चेस करूंगा और अगर मैंने तुम्हें चेस कर लिया तो तुम मेरी हो जाओगी। वो कहता है ये सच में एक फनी गेम है। तभी वो कहता है तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो उसे भागने कहता है, लेकिन जैंग उसी पर अटैक करते हुए कहता है कि भाग कौन रहा है। ये बोलकर वो उसका हाथ अपनी बेड़ियों से बांध देता है और कहता है गेम ओवर। वो बिस्ट कहता है किसने कहा कि खेल खत्म हो गया। ये बोलकर वो उसे उठाकर पटक देता है और उस पर हमला करते हुए कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन तभी युनमू उस रास्ते से आकर उस पर हमला करते हुए कहता है कि उससे दूर रहो और जैंग से कहता है कि लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ।
झैंग कहता है अगर तुम थोड़े से भी देर कर देते तो शायद मैं अपना वर्जिनिटी खो चुका होता। तभी वो बीस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने इतना खूबसूरत लड़की का यूज करके मुझे धोखा दिया है, तुमने सच में अब मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है। तभी झैंग कहता है आई एम सॉरी बट मैं एक लड़का हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, अब तुम क्या करोगे। ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसके बॉडी में से काफी सारा एनर्जी निकलने लगता है, जिससे इतना ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है कि पूरा का पूरा गुफा ही हिलने लगता है और उसका एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा का पूरा केव भी टूटकर गिर जाता है। और वहीं पर मौजूद वो बिस्ट बहुत ही गुस्से में कहता है हे ह्यूमन, मरने के लिए तैयार रहो। वहीं पर फ्लक्सर अलायंस को दिखाते हैं जहां पर उन्हें वार्निंग बताया जाने लगा होता है कि स्कारलेट एनर्जी डिटेक्ट किया गया है। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या स्कारलेट एनर्जी। तभी उन्हें बताया जाता है कि ड्वार्फ विच किंग ग्रेट डायमेंशनल स्पेस को अनलिस्ट करके किंग लेवल का मॉन्स्टर बन गया है। ये सुनकर एक काफी हैरानी से कहता है क्या डायमेंशनल स्पेस फॉल, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए वो सभी लोग गेम सस्पेंड करके सभी टीम्स को वापस बुलाने का ऑर्डर देते हैं और उनका हेल्प करने के लिए कुछ गोल्ड क्रिस्टल लेवल का फ्लक्सर को भेज देते हैं। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहां पर वो बीस्ट अपना पावर से अपना हथियार लेकर आता है। ये देखकर युनमू काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि उस बीस्ट का हर एक मोमेंटम बिल्कुल चेंज हो गया होता है और वो बिल्कुल एक अलग ही बीस्ट बन गया होता है। उसे देखकर युनमू समझ जाता है कि उससे अब वो लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। तभी वो बीस्ट युनमू पर हमला कर देता है और वो वहां से भागा इसलिए नहीं होता है क्योंकि डर के मारे उसका पैर ही पैरालाइज हो गया होता है। और इससे पहले कि वो अटैक उसे लगता है कि तभी सिस्टर स्वांग आकर उसे बचा लेती है और कहती है अरे इडियट, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। ये बोलकर वो उसे वहीं पर फेंक देती है और उससे खुद ही फाइट करने चली जाती है। वहीं पर युनमू उन दोनों को देखता है जो कि बेहोश होते हैं और तभी वो बिस्ट स्वांग को भी मारकर फेंक देता है और वो वहीं पर जाकर टकराती है। ये देखकर वो कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, लेकिन दुख की बात है कि अब तुम मरने वाली हो। वहीं पर युनमू का पैर अभी भी काम नहीं कर रहा होता है और वो वहां पर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका पैर अचानक काम करने लगता है और वो उसे एक किक मारकर फेंक देता है और उससे पूछता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो। ये सुनकर वो कहती है ये तुम पूछ रहे हो। तभी वहाँ पर झैंग गाड़ी लेकर आ जाता है और जल्दी से उन लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहता है। वो कहती है उससे पहले मेरे भाई और लो को ढूंढना पड़ेगा। तभी वो बिस्ट उठकर युनमू से कहता है फिर से तुम्हें तो मैं ही मारूंगा, मैं ही तुम्हें जान से खत्म करूंगा, तुम लोगों ने भागने के बारे में सोच भी कैसे लिया। ये बोलकर वो ऊपर चला जाता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे कम समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये बोलकर वो अपना पावरफुल थंडर अटैक करने लगता है। ये देखकर युनमू जल्दी से स्वांग को वहां से दूर फेंक देता है और तभी वो थंडर अटैक कर देता है। झैंग उससे कहता है हमें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। वो कहती है बट मेरा भाई और बाकी के लोग अभी भी वहीं पर है। तभी युनमू उन दोनों को वहां से फेंक देता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसलिए वो सबको लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो कहती है क्या हम लोग युनमू के लिए नहीं रुकेंगे। वो कहता है अगर हम लोग अभी नहीं निकलते हैं तो कोई भी नहीं बचेंगे। वो कहती है जब तक कोई मिरेकल नहीं होता है हम लोग किंग लेवल के बीस्ट से जीत नहीं पाएंगे। झैंग कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, अगर इस वर्ल्ड में कोई मिरेकल हो सकता है तो वो सिर्फ ली युनमू ही। ये बात वो पूरा करता है कि तभी वहां पर युनमू चिल्लाते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि कम से कम मेरे लिए तो रुको। इसलिए वो लोग जल्दी से उसे कार में लेते हैं और झैंग उससे कहता है क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैं तो वो गाना भी गाने लगा था जो मरने पर गाया जाता है। युनमू कहता है हीरो को याद रखना। तभी स्वांग पूछती है तुम वहां से भागे कैसे, क्या तुमने उस किंग को हरा दिया। वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं उस किंग को अकेले कैसे हरा सकता हूँ, मैं तो बस किसी तरह से वहां से रास्ता देखकर बस भाग आया। ये सुनकर वो कहती है अच्छा हुआ कि इस बार हम सभी लोग बच गए। ये सुनकर युनमू अपने मन में कहता है बट सच्चाई ये नहीं है। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो युनमू पर अपना थंडर अटैक किया होता है। ये देखकर वो बीस्ट कहता है कि तुम मेरे थंडर अटैक से कैसे बच सकते हो। वहीं पर युनमू सोच रहा होता है कि इसके अटैक से मेरा गोल्डन बेल शील्ड टूट गया। तभी वो बीस्ट युनमू का हेयर पकड़कर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अपने टीममेट को बचाने के लिए अकेले यहाँ पर रुक गए। ये बोलकर वो उसे किक मारकर कहता है कि सच में दिल को छू जाने वाली फ्रेंडशिप है, और मारकर कहता है इतना कमजोर होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ फाइट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। तभी युनमू कहता है वो लोग अब तक काफी दूर चले गए होंगे, इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये बोलकर वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ। ये बोलकर वो अपने दोनों सैड वॉरियर को निकालता है। उन्हें देखकर वो बीस्ट कंफ्यूज होते हुए पूछ रहा होता है अब आखिर ये सब क्या है। युनमू कहता है क्या तुम्हें सच में ये लग रहा है कि मैं अपने साथियों को भगाकर यहाँ पर रुक गया उन्हें बचाने के लिए, मैं बस उन्हें ये दिखाना नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। वैसे भी कुछ चीजें सबके साथ शेयर नहीं की जा सकती है। ये बोलकर वो अपने दोनों साइडों को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज करके
कहता है आखिर ये सब क्या चीज है, कहीं ये दूसरे डायमेंशन का क्रिएचर तो नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी युनमू कहता है क्या तुम भूल गए कि ऐसा मेरे पास एक और है। तभी उसका दूसरा शैडो आकर पीछे से उस पर हमला कर देता है। तभी युनमू वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। युनमू कहता है ऑफ कोर्स मैं भाग रहा हूँ। ये सुनकर वो बीस्ट उसे ललकारते हुए कहने लगता है क्या तुम भाग रहे हो, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो, कम ऑन आकर मुझसे लड़ो। युनमू कहता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ तो तुमसे लड़ू क्यों, वैसे भी मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ, वैसे भी वो तुम्हारा अपना बीस्ट था और वैसे भी ये एक बैटल फील्ड है और इसमें सिर्फ जीत ही मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि तुमने जीत कैसे हासिल किया है। इस बार तुम ये नहीं कहोगे कि तुम्हारे एनिमी डिस्पेसेबल है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो अफसोस, तुम एक मूर्ख हो। और उसे चिढ़ाकर अपने दोनों शैडो को उसे खत्म करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वांग खास रही होती है। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। युनमू माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी ही गलती है। वो कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये पहली बार है कि तुमने एक किंग लेवल का डायमेंशनल बीस्ट को देखा था और उसे देखकर डर जाना भी तुम्हारी गलती नहीं थी। एवरेज पीपल तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो पाते हैं और रजिस्ट करने से भी हार मान जाते हैं। झैंग कहता है हाँ अपने पीछे उन दोनों को बेहोश देख ही सकते हो, पहली बार एक किंग लेवल का डायमेंशनल बीस्ट को देखकर ऐसा रिएक्शन करना काफी आम बात है। अगर सच बोलूं तो तुम्हारा विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी शैडो सिस्टम का अलर्ट आने लगता है। ये देखकर वो सोचता है कि लगता है कि ड्वार्फ विच किंग का खेल खत्म हो ही गया, कि उसके दोनों शैडो उसकी उम्मीद से काफी जल्दी मारे गए। तभी शैडो सिस्टम उससे पूछता है चूंकि अब होस्ट का दोनों शैडो मारा गया है तो तुम उसे रिवाइव कैसे करना चाहते हो, इंटेलिजेंटली या डायरेक्टली। वो अपने मन में पूछता है कि इंटेलिजेंट रिवाइवल से क्या होगा। सिस्टम बताता है कि इंटेलिजेंट रिजरेक्शन से शैडो अपग्रेड होकर एक शैडो स्पिरिट में बदल जाएगा, जिससे उसमें थोड़ा सा इमोशन आ जाएगा और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, जिससे वो बेटर कॉम्बैट स्किल कर सके। और ये अपग्रेड करने के लिए 2000 पॉइंट चाहिए। युनमू अपने मन में कहता है पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इंटेलिजेंट रिजरेक्शन को चुनता हूँ। इसलिए वो उससे अपग्रेड करके शैडो स्पिरिट में बदल देता है और तभी युनमू अपना कॉन्शियसनेस अपना शैडो को बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे उसका मैन बॉडी अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी स्टिंगर गिल्ड सबको रेडियो जैसे किसी नेटवर्क से सभी टीम को बताता है कि हमें एक किंग क्लास का बीस्ट का ट्रायल फील्ड में होने के बारे में पता चला है, इसलिए सभी का सेफ्टी के लिए स्टिंगर गिल्ड ने टूर्नामेंट को एंड करने का फैसला लिया है और सभी टीम वापस आ जाए और उसके लिए हम लोग अपना कुछ टीम को हेल्प करने के लिए भेज रहे हैं। ये सुनकर झैंग कहता है क्या टूर्नामेंट खत्म कर दिया, हमारे पास इतना सारा पॉइंट है, क्या वो सब बेकार हो गया। खैर जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और युनमू से पूछता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन वो देखता है कि वो सो रहा है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद वो काफी ज्यादा थक गया है। वहीं पर उस किंग बीस्ट को दिखाते हैं जो उन दोनों शैडो को मारकर रेस्ट कर रहा होता है और रेस्ट करते हुए कह रहा होता है मैंने किसी तरह से इन दोनों अजीब दिखने वाला चीज को तो मार दिया, बट वो इंसान भाग गया। अगली बार जब मैं उस इंसान से मिलूंगा तो पक्का उसे मार दूंगा। तभी वहां पर अचानक बहुत सारी एनर्जी आने लगती है और उसका शैडो अचानक दोबारा जिंदा होने लगता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है। तभी युनमू पूरी तरीके से उसको बॉडी में चला जाता है और उससे कहता है तुम्हें इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी ना, मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों दोबारा इतनी जल्दी मिलेंगे, क्या तुमने मुझे मिस किया। उससे देखकर वो पूछने लगता है क्या फिर से तुम, इस बार तो तुम उस चीज के अंदर हो। ये बात वो पूरा करता है कि तभी युनमू उस पर हमला कर देता है और वो उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा फास्ट होता है। वहीं पर वो बीस्ट खुद को किसी तरीके से संभालते हुए अपने मन में कह रहा होता है मेरा पावर कम होते जा रहा है और मैं और ज्यादा कमजोर होते जा रहा हूँ, मुझे फिर से उस स्पेल फॉर्मेशन से कुछ पावर लेना पड़ेगा। इतना सोचकर वो उससे कहता है तुम दोबारा आकर बहुत बड़ी गलती कर दिए हो, इस बार मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। ये बोलकर वो अपना हाथ ऊपर करता है। ये देखकर युनमू पूछता है क्या तुम फिर से थंडर अटैक करने वाले हो, लेकिन उससे वो स्पेल फॉर्मेशन दिख जाता है। उससे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या वो पहले से वहीं पर था, बट मैंने तो उसे नोटिस कर नहीं पाया था। ये देखकर वो समझ जाता है कि इसका मतलब शैडो का आंख उस एनर्जी को भी देख सकता है जो इंसान का आंख नहीं देख सकता है। वहीं पर वो बिस्ट उस स्पेल फॉर्मेशन से पावर अब्जॉर्ब करके फिर से पहले जैसे पावरफुल हो जाता है। ये देखकर युनमू सोचता है उसका पावर फिर से आ गया और ये स्पेल फॉर्मेशन ही उसका पावर का सोर्स है, मुझे किसी तरह से उसे खत्म करना पड़ेगा। वहीं पर वो बिस्ट अपना हथियार लेकर उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके उम्मीद से कहीं ज्यादा फास्ट स्पीड में वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो कहता है इसका रिएक्शन टाइम तो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और पूछता है तुम कहाँ छुपे हो, चलो बाहर आ जाओ। तभी वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ। ये बोलकर वो उसे किक मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे डॉज करके उसी पर अटैक कर देता है। वहीं पर युनमू खुद को किसी तरीके से संभालते हुए फिर से उसे किक मारने आगे बढ़ता ही है कि इस बार वो उसका पैर पकड़कर पटक देता है और गलती से उसे अपने स्पेल फॉर्मेशन की तरफ ही फेंक देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं उसका प्लान यही तो नहीं था ना, हे लेकिन एक इंसानी आंख उसे कैसे देख सकता है। वहीं पर युनमू उसे टच कर लेता है और कहता है फाइनली मैंने इसे टच कर लिया। ये बोलकर वो उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है और जब वो आधा तोड़ देता है तब वो चिल्लाते हुए उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन इसके हमला करने से पहले ही वो उसे तोड़ देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो दोनों ही दूर जाकर गिर जाते हैं। वहीं पर
पर युनमो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा दर्द करेगा। वैसे भी अब वो और ज़्यादा पावर तो ऑब्जर्व कर पाएगा नहीं, बट वो फिर भी अभी भी मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसे कोई चांस नहीं दे सकता हूँ खुद पर अटैक करने के लिए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है ये एक बस छोटा सा ट्रिक है, देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। वहीं पर वो बिस्ट जैसे ही उठकर खड़ा होता है कि वो उसे एक किक मार देता है। तभी वो खुद को संभालते हुए कहता है वो सच में काफ़ी कमाल का किक था, लेकिन अब मेरी बारी है। तभी युनमो कहता है लगता है कि तुम भूल गए कि मैं तुमसे अकेले फाइट नहीं कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर उसका दूसरा शैडो आकर उसे किक मार देता है और उसके बाद उसे युनमो मारता है और ऐसे करते करते वो दोनों पास पास खेलने लगते हैं। वहीं पर वो बिस्ट मार खाते हुए सोच रहा होता है कि ये इंसान तो मुझे फुटबॉल के जैसे धो रहा है। उसे पता है कि वो मुझे फ्रंटल कॉम्बैट में हरा नहीं सकता है, इसलिए वो मुझ पर कॉन्स्टेंट अटैक करके मारना चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस तुच्छ एनिमी द्वारा मारा जाने वाला हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह से मरने वाला हूँ। मैं इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये सोचकर वो युनमो को पकड़कर लॉक कर लेता है और कहता है अब जब मैं मरने ही वाला हूँ तो अकेले नहीं मरूंगा। ये बोलकर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है और वक्त रहते युनमो जल्दी से वहाँ से भाग नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से अपना वॉर गोड सूट अपना शैडो को पहना देता है और तभी वो बिस्ट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं पर हेवनली क्लाउड कैसल के एलीट टीम को दिखाते हैं जो सभी टीम्स को हेल्प करने आए होते हैं। वो उस ब्लास्ट को देख लेते हैं और कहते हैं क्या हम लोग लेट हो गए, क्या किसी ने हमारे आने से पहले ही ड्वार्फ विच किंग को मार दिया। तभी वहाँ पर उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखती है और उसका आर्मर देखकर वो ये पहचान कर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि वो तो टेम्पल ऑफ वॉर गॉड से लिया गया आर्मर है ना। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जो मरने से पहले ही अपना कॉन्शियसनेस अपने मेन बॉडी में ट्रांसफर कर लिया होता है और वो काफी डरते हुए जाग जाता है। ये देखकर झैंग पूछता है क्या कोई बहुत ही बुरा नाइटमेयर था। वो हाँ बोलकर सोचने लगता है कि वो काफी ज्यादा क्लोज था। लकीली मैं टाइम रहते शैडो से डिस्कनेक्ट कर पाया था, नहीं तो मैं मारा जाता। और आर्म फोर्स का डबल प्रोटेक्शन और गोल्डन विल का प्रोटेक्शन के कारण पहला शैडो तो नहीं मरा, बट दूसरा शैडो नहीं बच पाया। तभी शैडो सिस्टम उसे कांग्रेट्स करने लगता है और सबसे पावरफुल एनिमी को हराने के लिए उससे बहुत ही सारे रिवॉर्ड देने लगता है। और उस शैडो को छोड़कर शैडो सिस्टम में चाहे जो भी होता है और जितना भी नोटिफिकेशन आता है वो सिर्फ युनमो को छोड़कर और किसी को दिखाई नहीं देता है। वहीं पर युनमो रिवॉर्ड्स का भंडार देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर से अपने आप को गुड जॉब बोलता है। ये सुनकर झैंग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है अचानक चिल्लाकर मुझे डराओ मत। तभी युनमो बाहर दिखाते हुए कहता है देखो वहाँ पर कोई डायमेंशनल बीस्ट के जाल में फंसी हुई नजर आ रही है। झैंग देखकर बताता है कि वो हमारी एकेडमी की लीजी है ना, वो अकेले क्या कर रही है, शायद वो अपने दूसरे टीममेट से अलग हो गई होगी। तभी युनमो कहता है चलो चलकर उसे बचाते हैं। ये सुनकर वो चौंकते हुए कहता है क्या बचाते हैं। तभी युनमो जाते हुए कहता है कि हाँ हम सभी लोग सेम एकेडमी से है, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि सोकर उठने के बाद वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। स्वांग पूछती है शायद उस पर उसका कोई क्रश तो नहीं है ना। ये सुनकर झैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर ली जी उन बीस्ट को संभाल नहीं पा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं अपने सभी टीममेट से अलग हो गई हूँ। और तभी वो बीस्ट उस पर अटैक करके उसका दोनों स्वॉर्ड छीन लेता है। ये देखकर वो सोचती है अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तभी युनमो आकर उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। युनमो को देखकर वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। वहीं पर युनमो उस बीस्ट को खत्म कर देता है और वहाँ पर मौजूद सभी बीस्ट को खत्म करने के बाद वो कहता है कि वो लास्ट वाला था। उसे देखकर ली जी ब्लश करते हुए सोच रही होती है कि इसका नाम शायद ली युनमो है ना, ये काफी औसम है। तभी झैंग उससे कहता है क्या तुम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, अब हमें वापस चलना भी है। उसे देखकर ली जी चिल्लाने लगती है कि वहाँ पर तो एक फीमेल फॉरवर्ड है। वो चिल्लाते हुए कहता है मैं वो नहीं हूँ। तभी युनमो उससे पूछता है क्या तुम हमारे कार में चलना चाहोगी। वो पूछती है क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसके बाद योशियो का कंपाउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने अपने दोस्तों को इलाज करवाने के लिए भेज रहे होते हैं। तभी कुछ लोग युनमो को देखकर कहता है ये वही है ना, इसका टीम काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इनके टीम के वजह से जीफेंग सिटी का रैंकिंग पहले से काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। इससे फ्यूचर में जीफेंग सिटी का स्टेटस और रिसोर्सेज का काफी फायदा होने वाला है। जीफेंग सिटी पहले जो रैंकिंग में काफी ज्यादा नीचे रहता था, फाइनली इनके वजह से अब वो काफी ऊपर आ गया है। तभी वहाँ पर उनका सीनियर तेंगन आकर मारते हुए कहता है कैसे हो युनमो। ये देखकर युनमो चिल्लाने लगता है कि ऐसा मत डराया करो। वो उससे कहने लगता है क्या तुम डर गए। तभी युनमो उससे कहता विश्वास करो या ना करो, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसा दोबारा छूते हो तो मैं पक्का तुम्हें मारूंगा। वो कहता देखो तुम्हारा बॉडी कितना ज्यादा गंदा है और तुम्हारे कपड़े भी फट गए हैं, यहाँ आओ सीनियर तुम्हारा हेल्प करेंगे। तभी वो उससे दूर हटते हुए कहता है प्लीज मुझे ऐसे मत छुआ करो, और उससे दूर आकर कहता है आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है। वो मुझे किसी ठरकी जैसा लगता है और ढूंढते हुए सोच रहा होता है कि लीव दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आई है। तभी ली जी आकर उसे बुलाने लगती है। उसे देखकर वो कहता है वो तुम हो। ये सुनकर वो कहती है सिर्फ तुमसे तुम्हारा क्या मतलब है। वो पूछता है तुम मुझे लिटिल मुंह क्यों बुलाए। लीजी कहती है कि वो क्रॉस ड्रेस वाला बंदा भी तुम्हें यही बुला रहा था, वो लोग बोल सकते हैं बट मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। तभी युनमो उसे भूल जा बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी
तभी वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या आज रात को तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। ये बात वो पूरा करती कि तभी यूनमू एक दूसरे बंदे से लियू के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहता है कि हाँ वो आ गई होगी क्योंकि मैंने उनका टैंक पार्किंग एरिया में लगा हुआ देखा था। तभी लीजी उससे पूछती है क्या तुम्हें लियू की चिंता हो रही है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वो कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि लियू बिल्कुल ठीक है, उसे बस माइनर इंजरी आई है। इतना बताकर वो उससे आज रात को डिनर के लिए पूछती है। वो पूछता है क्या। वो बताती है सिर्फ मुझे बचाने के लिए मैं अपने एहसान चुका रही हूँ, मेरे डोरमेट्री में रात को आ जाना। लेकिन वो सीधे मना करते हुए कहता है सॉरी बट मैं आज रात को सच में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, क्यों ना बाद में मैच में ट्रीट देता हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तभी वो उसे रोक कर पूछती है कि दूसरा दिन का मतलब क्या है। यूनमू उसे समझाने लगता है कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। वहीं पर ये सब देखकर चैंग रो रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली हमारा लिटिल मोमो ग्रो अप हो गया है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर आराम कर रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली किंग को मारने के बाद मुझे जो कुछ भी रिवॉर्ड मिला है अब मैं उसे आराम से देख पाऊंगा। इसलिए वो देखने लगता है और तभी उसे एक ऐसा क्रिस्टल दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे देखकर वो कह रहा होता है कि ये तो एक लेजेंडरी डायमेंशनल मदर स्टोन है। उसे देखकर वो जल्दी से जाकर एक किताब में उसके बारे में पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि डायमेंशनल मदर स्टोन बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर है जिससे कोई भी रिफाइंड एक अपना ही एक अलग स्पेटियल वर्ल्ड बना सकता है, और जो उस मदर स्टोन को सेक्रीफाई करके उस स्पेटियल वर्ल्ड को बनाएगा वो उस वर्ल्ड का मास्टर बन जाएगा। ये देखकर वो कह रहा होता है कि इस बार तो मुझे फाइनली कोई कमाल का खजाना मिल गया है। वो ड्वार्फ विच किंग फालतू में ब्लास्ट नहीं हुआ था। तभी वो शैडो सिस्टम से उस मदर स्टोन को रिफाइन करने के लिए कहता है। सिस्टम कहता है इसे रिफाइन करने के लिए 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहने लगता है क्या इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, कम से कम अपने मास्टर के साथ तो मेसअप मत करो, वैसे भी मदर स्टोन भी मेरा ही है, लेकिन फिर भी इसे रिफाइन करने के लिए 30,000, लगता है अब और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो उसे रिफाइन करने के लिए कहता है। इसलिए सिस्टम कुछ ही देर में उसे रिफाइन कर देता है जिससे उसके लिए एक दूसरा वर्ल्ड बन जाता है और वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर सिर्फ खाली स्पेस होता है और सिर्फ एक ही बहुत ही छोटा सा लैंड होता है। और वो वहाँ का स्टारी स्काई देखकर चिल्ला रहा होता है कि अपने लाइफ में देखा गया ये सबसे खूबसूरत स्टारी स्काई है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि सच में ये बहुत ही बड़ा जगह है, लेकिन मेरे पैर के नीचे कितना कम जमीन है और वो पूरा का पूरा जगह खाली होता है। इसलिए वो थोड़ा सा जगह भरने के लिए एक डायमेंशनल क्रिस्टल को फेंक देता है, लेकिन वो डायमेंशनल क्रिस्टल उस लैंड में अब्जॉर्ब हो जाता है और अब्जॉर्ब होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि डायमेंशनल क्रिस्टल गया है क्योंकि होस्ट का करंट लेवल अभी बहुत ही कम है, इसलिए बाउंड्री फोर्स सिर्फ आउटसाइड अटैक को ही अब्जॉर्ब कर सकता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है क्या एक और डिफेंस के लिए पावर है। तभी सिस्टम उससे कहता है लेकिन तुम्हारा स्टार वर्ल्ड अभी काफी छोटा है, इसलिए ये अभी लगभग ना के बराबर अटैक को अब्जॉर्ब कर सकता है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है क्या छोटा है, ध्यान से देखो ये 70 से 80 स्क्वायर फीट का होगा। और वहीं पर बैठकर कह रहा होता है कि मैंने 30,000 पॉइंट्स और 100 से ज्यादा क्रिस्टल बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसे यूज कैसे करना है। लेकिन अगर थियोरेटिकली बोला जाए तो इनफ क्रिस्टल से ये इनविंसिबल बन सकता है, क्यों ना कुछ और क्रिस्टल डाल दिया जाए। लेकिन तभी वो होश में आकर चिल्लाने लगता है कि वो काफी क्लोज था, मैं तो अभी सिस्टम के जाल में फंसने ही वाला था, ये सिस्टम तो मुझे बैंकरप्ट करना चाहता है। लेकिन तभी वो फिर से एक और क्रिस्टल डालने के बारे में सोचता है और वो डालने ही वाला होता है कि तभी जैंग उसे कॉल कर देता है और वो कहता है जल्दी से तैयार होकर हमारे पास आ जाओ। ये बोलकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है। वहीं पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना जल्दी उसने कॉल कट क्यों कर दिया, कुछ साफ साफ बताया भी नहीं। इसके बाद जीफेंग कंपाउंड प्लाजा को दिखाते हैं जहाँ पर यूनमू चला गया होता है और वो देखता है कि वहाँ पर सभी लोग होते हैं। ये देखकर वो सोचता है मुझे तो लगा था कि वो लोग किसी मुसीबत में पड़ गए हैं इसलिए मुझे बुला रहे हैं। तभी उसे ली जी जो कि उसी की टीम के साथ होती है उसे बुलाने लगती है। वो वहाँ पर जाकर पूछता है कि फिर से तुम। वो कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। यूनमू कहता है तुम अपनी टीम के पास वापस क्यों नहीं चली जाती हो, हमारे टीम के साथ हैंगआउट क्यों कर रही हो। वो कहती है चलो अब इतना ज्यादा हार्टलेस भी मत बनो। तभी लियू आकर यूनमू पर लटक जाती है और कहती है कि तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया है, जल्दी से नीचे उतरो, तुम काफी ज्यादा भारी हो। और वो लोग ली जी को इग्नोर करके आपस में बातें करने लगते हैं। लियू पूछती है मैंने सुना कि तुम लोगों पर भी असैसिन्स ने हमला किया था, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन अब तुम लोगों को ठीक देखकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। वहीं पर ली जी का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन और वो आते हैं और आते ही वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि अरे ये तो यूनमू और उसके रईस दोस्त है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग अब तक मारे जा चुके होगे, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है, अमीरों का कुत्ता बनकर कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना। ये सुनकर यूनमू का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी जैंग उससे कहने लगता है कि इतने दिनों के बाद भी तुम्हारे स्ट्रेंथ में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है, लेकिन हाँ मुंह से जहर उगलने वाले स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसका कॉलर
पकड़कर कहता है, अबे ओए अमीर बाप के बेटे, अगर लड़ना चाहते हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो? अगर हिम्मत है तो जरा फिर से कहना तो। चैंग कहता है, मैं फाइट करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। ये देखकर वो अपने टीचर